हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। एपिसोड 3281। मैं समझ गया। यहाँ उस पैसेज का हिंदी अनुवाद उपन्यास शैली में दिया गया है, जिसमें सभी चीनी नामों को उनके स्थायी हिंदी समकक्षों से बदल दिया गया है। वह आ रहा था। सभी की जुबान पर एक ही नाम था, आर्यन। यह वही है। अरे वह लड़का। हाँ हाँ हाँ। खुद ही फंसने आ गया। स्वर्ग का रास्ता खुला था, पर तूने लिया नहीं। नर्क का कोई द्वार नहीं, पर तू जबरदस्ती उसमें घुस आया। चारों ओर केवल ठहाकों की गूंज थी। आर्यन का नाम सुनते ही महल के सभी कक्ष प्रमुख कांप उठे। वे तुरंत समझ गए कि यह कौन है। शैतान महल की प्रमुख नंदिनी का चेहरा बदल गया। न जाने क्यों उसके दिल में एक अवर्णनीय भावना उमड़ आई। उसे पहले भी ऐसा कुछ महसूस हुआ था, परंतु उसने हमेशा इस भावना को अपनी घृणा का स्रोत माना था। उसे इस भावना से नफरत थी, पर अब वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसकी आंखों के कोनों में आंसू भर आए और उसे रोने की तीव्र इच्छा हुई। मूर्ख, मूर्ख, नंदिनी ने अपने मन में कहा। अचानक वह महल से बाहर भागी और चिल्लाई, भागो। धड़ाम। एक जोरदार धमाके के साथ प्रधान कक्ष प्रमुख की शक्ति ने नंदिनी को सीधे जमीन पर पटक दिया। उसने धूर्तता से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि वह अब भाग सकता है? ठीक इसी क्षण जब आर्यन ने नंदिनी को जमीन पर पड़ा देखा, तो उसके पूर्वजों तक को क्रोध आ गया। तेरी ऐसी की तैसी मेरी स्त्री को छूने की हिम्मत कैसे हुई? मौत को दावत दे रहा है तू। जैसे ही आर्यन ने अपनी बात पूरी की, वह तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन उसकी निम्न योग अवस्था की खेती वास्तव में इतनी प्रभावशाली नहीं थी। उसका स्तर बहुत कम था। यहाँ तक कि जब वह उड़ता था तो उसे बस हल्के से जमीन को छूना पड़ता था। कुछ और मीटर उड़ने के बाद वह एक ऐसे पक्षी की तरह था जिसने अभी अभी उड़ना सीखा हो। उसकी हरकतें बहुत हास्यास्पद लग रही थीं। जैसे ही कक्ष प्रमुख जो महल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए थे, उन्होंने आर्यन की आभा को महसूस किया। वे सब हंसने लगे। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। उसने अभी अभी क्या कहा? नंदिनी उसकी स्त्री है? हाँ हाँ हाँ। लड़के, जरा खुद को तो देख, तू अभी क्या है? आर्यन को करीब आते देख मुंह के कोने से खून टपकते हुए नंदिनी ने धीमी आवाज में कहा, जल्दी करो, जाओ जाओ जाओ। आर्यन के शब्द मेरी स्त्री ने अचानक उसके दिल को गरमा दिया। इस भावना को खुशी कहते हैं। चाहे वह किसी भी लोक में हो, आर्यन के शरीर से हमेशा एक विशेष प्रकार का आकर्षण निकलता था। वह हमेशा एक स्त्री के दिल को पिघला सकता था, यहाँ तक कि एक बर्फीले दिल को भी वह पिघला देता था। नंदिनी का दिल एक हिमखंड से भी ठंडा था और वह दुनिया के हर पुरुष को अपना दुश्मन मानती थी। पर अब उसे आर्यन की चिंता हो रही थी। प्रधान कक्ष प्रमुख ने उपहास करते हुए कहा, लड़के, उस सर्वोच्च खजाने को आज्ञाकारी रूप से सौंप दे। यह अब तेरी एकमात्र पसंद है। यदि तू ऐसा नहीं करता, उन्हें अपनी बात पूरी करने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। आर्यन ने गाली दी, मैं उसे तेरे पूर्वजों को सौंप दूंगा। प्रधान कक्ष प्रमुख की आंखों के कोने की मांसपेशियां थोड़ी हिलीं और उसने गहरी आवाज में कहा, अरहद शैतान महल के योद्धा, पहले इसकी एक भुजा तोड़ दो। एक अरहद शैतान महल का योद्धा उड़कर आर्यन के सामने आ खड़ा हुआ। उसका रूप किसी देवता सा सुंदर था।
उसके शरीर से निकलने वाली आभा आर्यन को लाखों मील तक कुचलने में सक्षम लग रही थी। प्रधान कक्ष प्रमुख ने कहा, याद रहे, उसे मारना मत। अरहद शैतान महल का योद्धा ने हल्के से कहा, समझ गया। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, अरहद शैतान महल का योद्धा गायब हो गया। आर्यन रुका नहीं और बड़े बड़े कदमों से प्रधान कक्ष प्रमुख की ओर भागा। वह अभी भी गुस्से से भरा हुआ था। उसने अरहद शैतान महल का योद्धा पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। नंदिनी के मुंह के कोने से खून टपकता देख आर्यन आग बबूला हो गया। वह क्या कर रहा है? वह बिल्कुल बचाव क्यों नहीं कर रहा है? उसकी खेती निम्न योग अवस्था की है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया, यहां तक कि सबसे निचले स्तर के योद्धा भी उससे बेहतर हैं। अरहद शैतान महल के योद्धा के हमले का सामना करते हुए उसका पूरा शरीर खुला है। यह मौत को दावत देने से कम नहीं। चिंता मत करो, वह मरेगा नहीं। अरहद शैतान महल का योद्धा जानता है कि कितना करना है। अगर उसने कहा है कि वह उसका एक हाथ तोड़ेगा, तो वह उसके पैर नहीं तोड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। उनके लिए आर्यन एक चींटी जैसा अस्तित्व था। उनकी आंखों में आर्यन को बस अपंग होने ही वाला था और वे दर्द से चिल्लाने लगे। परंतु वह शिष्य जिसने सबसे पहले खबर दी थी, कांपने लगा और बोला, वह उसका शरीर बहुत अजीब है। उसकी आवाज कांप रही थी। इस समय किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। खबर देने वाला एक शिष्य किसी का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता था। पलक झपकते ही धड़ाम, एक जोरदार धमाके के साथ अरहद शैतान महल का योद्धा की हथेली एक तलवार में बदल गई और सटीक रूप से आर्यन के कंधे पर वार किया। शक्तिशाली शक्ति की ऊर्जा एक तलवार की तरह तेजी से निकली। हाँ हाँ हाँ, सच में तुम्हें बचाव करना आता ही नहीं। बहुत बेकार। हाँ हाँ हाँ, बेकार है तो बेकार ही रहेगा। अरहद शैतान महल का योद्धा का हमला लगा, जिससे हर कोई हंसने लगा। केवल वह शिष्य नहीं हंसा, बल्कि उसके चेहरे पर एक भयभीत अभिव्यक्ति आ गई। फिर से ऐसा ही है, फिर से ऐसा ही है। वह पहले ही अवाक हो चुका था। लड़के, तुमने अभी अभी एक हाथ खोया है, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। प्रधान कक्ष प्रमुख ने गर्व से कहा। उन्हें अपनी बात पूरी करने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। धप्प। अरहद शैतान महल का योद्धा, जो मूल रूप से हवा में तैर रहा था, अचानक गिर पड़ा और सीधे उसके सामने आ गिरा। आर्यन के मुंह का कोना पीछे हट गया और उसने उपहास करते हुए कहा, मेरी भुजा तोड़ेगा। धड़ाम। एक लात के साथ उसने सीधे अरहद शैतान महल का योद्धा का सिर कुचल दिया। पूरा दर्शक वर्ग स्तब्ध रह गया। विशालकाय चौक में एक भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। हर कोई सन्न था। इस क्षण डिंग, खिलाड़ी आर्यन को अरहद शैतान महल का योद्धा को मारने के लिए बधाई। क्या आप स्तर को अवशोषित करना चाहते हैं? हाँ। आर्यन ने जरा भी संकोच नहीं किया। डिंग, खिलाड़ी आर्यन को स्तर बढ़ाने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर प्रथम श्रेणी की पूर्ण आत्मा। अरहद शैतान महल के योद्धा, वे सभी पूर्ण आत्मा लोक में थे। अभी अभी जो था, उसे अरहद शैतान महल के योद्धा में सबसे निचले स्तर का अस्तित्व माना जा सकता है, लेकिन वह फिर भी बहुत शक्तिशाली था। बस इतना ही। उसे आर्यन के पैर से कुचल दिया गया। उसे कुचलने के बाद आर्यन रुका नहीं। उसकी आंखें अभी भी प्रधान कक्ष प्रमुख पर टिकी हुई थीं, और उसने गंभीरता से कहा, तूने इस बाप की स्त्री को मारा। आज अगर तेरे 8 पीढ़ियों के पूर्वज भी आ जाएं, तो वे सब मरेंगे। आर्यन आगे बढ़ता रहा। वे अभी भी सदमे में थे।
अभी अभी क्या हुआ? अरहद शैतान महल का योद्धा अचानक जमीन पर क्यों गिर पड़ा? आखिर चल क्या रहा है? कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। निश्चित रूप से प्रधान कक्ष प्रमुख और अन्य सभी अंधे थे, इसलिए उनके लिए देखना और भी असंभव था। केवल शिष्य का पूरा शरीर कांप रहा था और उसने कहा, यही है, यही है। गगनपुरी के सभी वरिष्ठ भाई इसी तरह मरे थे। वे ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने खुद को मार डाला हो। प्रधान कक्ष प्रमुख की आंखों के कोने की मांसपेशियां हिलीं और उसने भारी आवाज में कहा, जाओ। फूश, फूश, फूश। 3 अरहद शैतान महल के योद्धा उड़कर आए और आर्यन को घेर लिया। प्रधान कक्ष प्रमुख ने आदेश दिया, हमला करो। धड़ाम। तीनों का दबाव एक साथ चला, सीधे आर्यन के शरीर को बांध दिया। परंतु आर्यन को इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी और वह जरा भी प्रतिबंधित नहीं था। ताओटी का शरीर स्वर्ग और पृथ्वी को निगल गया, सब कुछ निगल गया। दबाव को भी निगला जा सकता था। इस दुनिया का कोई भी दबाव आर्यन के शरीर के खिलाफ बेकार था, क्योंकि वह सब उसके पेट में छोटे से काले छेद द्वारा निगल लिया गया था। दबाव काम नहीं आया। तीनों अरहद शैतान महल के योद्धा की आंखें तंग हो गईं। हथियार अपनी तलवारें निकालते हुए तीनों एक साथ आगे बढ़े। तलवारों के फूलों से भरा आसमान आर्यन को कसकर घेर लिया, बचने का कोई रास्ता नहीं था। परंतु आर्यन पीछे नहीं हटा, बल्कि आगे बढ़ता रहा। तीनों तलवारों के वार उसके माथे, हृदय और पेट की ओर बढ़े। जिस क्षण तीनों तलवारें आर्यन के शरीर से टकराईं, धड़ाम, धड़ाम। क्या आप आगे की कहानी सुनना चाहेंगे या कोई और चीनी नाम या शब्द है जिसका आप हिंदी अनुवाद चाहते हैं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3282। मुझे आपकी इस कहानी को हिंदी में एक उपन्यास के रूप में ढालने में बहुत खुशी होगी, जिसमें सभी चीनी नाम स्थायी हिंदी अनुवादों से बदल दिए जाएंगे। अंबर दल का रहस्य। वह अपने शरीर पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं कर पा रहा था और जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, लेकिन सबके चेहरों पर विस्मय के भाव थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। सबसे अजीब बात यह थी कि उन तीनों की तलवारें स्पष्ट रूप से आर्यन के शरीर में घुस गई थीं, लेकिन उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी, चोट का तो नामो निशान भी नहीं। आर्यन ने जमीन पर पड़े उन तीनों लोगों को देखा और एक एक करके लात मारी। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। वे तीनों सीधे कुचलकर मर गए। आर्यन का स्तर भी हृदय के पहले चरण से 5वें चरण में पहुंच गया था। आह! एक शिष्य चीख पड़ा। उसका दिल मानो यह सब सह नहीं पा रहा था और उसका शरीर ढीला पड़ गया, वह जमीन पर गिर गया। बस हो गया, बस हो गया। जो भी इसे छूता है वह तुरंत बेकार हो जाता है। गगनपुरी शैतान महल। ऐसे ही गगनपुरी शैतान महल के वरिष्ठ भाई की मृत्यु हुई थी। कई लोग शिष्य को भ्रमित नजर से देख रहे थे। इसी समय एक महल के स्वामी ने गंभीरता से कहा, मुझे विश्वास नहीं है। धड़ाम। उसका शरीर फटकर भारी तेजी से उड़ता हुआ बाहर निकला और पलक झपकते ही आर्यन के सिर पर जा लगा। ड्रैगन गर्जना। धड़ाम। गरज, गरज। आकाश में अनगिनत बिजलियां चमक उठीं। बिजली के बीच एक राक्षस, जो अजगर जैसा दिखता था, दहाड़ा
और पूरा आकाश अचानक नीचे दब गया। मर जा! महल के स्वामी ने जोर से चिल्लाया। उसकी दोनों हथेलियां एक साथ आर्यन के सिर के ऊपर की ओर टकराईं। गड़गड़ाहट की शक्ति, अजगर की शक्ति। तेज, भयंकर, निर्दयी। फिर भी आर्यन बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ता रहा। उसने अपने सिर के ऊपर के महल के स्वामी की ओर देखा भी नहीं। उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। धड़ाम! एक जोरदार धमाके के साथ यह आर्यन के सिर पर जा लगा। आर्यन का शरीर थोड़ा सा झुका। उसका शरीर थोड़ा सा कांपा। उसके सिर के ऊपर से शक्ति सीधे उसके शरीर में घुस गई। सामान्य परिस्थितियों में उसका शरीर तुरंत फट जाता। यह ड्रैगन गर्जना का अत्यंत शक्तिशाली प्रहार था। आम लोग इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते। हालांकि आर्यन ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह बस थोड़ा सा कांपा और कोई और प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वह अत्यधिक शक्तिशाली ड्रैगन बिजली आर्यन के शरीर में घुस गई। इससे पहले कि वह बोल भी पाता, आर्यन के शरीर को उसके दांतियन में मौजूद छोटे काले छेद ने निगल लिया। इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। उस महल के स्वामी ने आर्यन के शरीर को छुआ भी नहीं था। क्या तुम ठीक हो? कोई चोट नहीं लगी? क्या? क्या वह भूत है? वह अभी अभी ड्रैगन वज्रपात था। शुअ के मुंह फाड़े आर्यन को घूर रहा था। फिर उसने शुअयू से धीमी आवाज में पूछा, क्या वह सर्वोच्च दिव्य खजाना वास्तव में इतना शक्तिशाली है? शुअयू ने भी खाली दिमाग से सिर हिलाया और कहा, मैं नहीं जानती। वह कमल जेड पेंडेंट क्या था? उसके पास किस तरह की शक्ति थी? शुअ परिवार के पूर्वज ने कई सालों तक इसका अध्ययन किया था, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। यह एक सामान्य जेड पेंडेंट से अलग नहीं था। अगर ऐसा न होता कि वे इसका पता नहीं लगा पाते, तो उन्होंने दिव्य दल में लोगों को इसके बारे में पूछने के लिए भेजा होता। अब जब उसने देखा कि आर्यन कितना उन्मत्त था, तो शुअयू भी हक्का बक्का रह गया। शुअके ने धीरे से कहा, शायद यह एक अवसर है। फिर से उस महल के स्वामी का हमला चूक गया और उसका चेहरा बेहद बदसूरत था। जिन पर उसकी ड्रैगन बिजली पड़ी थी, वे कभी जीवित नहीं बचे थे, लेकिन आर्यन ने ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। यह उसके लिए एक बड़ा अपमान था। आह! उसकी शक्ति का 120% बाहर निकला। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। हवा फट गई। महल के स्वामी की हथेली पलटने पर बिजली की शक्ति और भी भयंकर हो गई और दोनों मुट्ठियां आर्यन के सिर की ओर टकराईं। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। आर्यन का सिर किसी पटाखे की तरह था। उसके सिर के ऊपर से शक्तिशाली ऊर्जा की धाराएं निकलीं। हालांकि आर्यन को चोट पहुंचाना तो दूर की बात, आर्यन के एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा। पहले आर्यन थोड़ा सा कांप रहा था, लेकिन अब वह हवा की तरह चल रहा था, बिना किसी बाधा के। यह पूरी तरह से गड़बड़ था। आह! इस बूढ़े आदमी को विश्वास नहीं होता। आह! धड़ाम धड़ाम धड़ाम। वह 70-80 साल तक जिया था, लेकिन वह कभी ऐसी दयनीय स्थिति में नहीं रहा था। इस बार उसने वास्तव में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन एक बाल भी घायल नहीं हुआ। हाफ हाफ हाफ। महल का स्वामी हाफ रहा था। उसका बूढ़ा चेहरा थकान से लाल हो गया था। हालांकि वह देख नहीं पा रहा था, लेकिन वह आर्यन के शरीर पर मौजूद आभा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उसमें कोई बदलाव नहीं था। उसकी सांसें भी पहले जैसी ही थीं। कितना बेतुका! कितना बेतुका!
महल का स्वामी इतना क्रोधित था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अंत में वह अचानक नीचे उतरा, आर्यन के सामने खड़ा हो गया। उसकी हथेलियां अचानक नीचे गिरीं और एक भारी आवाज के साथ पहाड़ों को पलटना और समुद्रों को उलटना गरज अंतरिक्ष विकृत हो गया। इस हथेली की शक्ति और भी भयंकर और शक्तिशाली थी। सभी महल के स्वामियों के चेहरे थोड़े बदल गए और उन्होंने कहा, महल स्वामी युन ने अपने सभी तुरुप के पत्तों का इस्तेमाल कर लिया है। इतनी कम दूरी पर बल का प्रयोग करने के बाद भी वह इस स्थिति में नहीं मरेगा। इतनी कम दूरी पर कोई भी इसका सामना नहीं कर सकता। एक पहाड़ भी सपाट हो जाएगा। इस बार मुझे विश्वास नहीं होता कि वह नहीं मरेगा। महल स्वामी युन का स्वर्गीय ड्रैगन वज्रपात इस चाल की तैयारी के लिए था। उसकी रक्षा कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह इसे रोक नहीं सकता। सभी ने उदासीनता से कहा। निश्चित रूप से महल स्वामी युन का ड्रैगन वज्रपात हथेली इस चाल की तैयारी कर रही थी। शुरुआत में वह दूर से हमला कर रहा था और आर्यन को चोट नहीं पहुंचा सकता था। आर्यन भी लापरवाह हो जाएगा। लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि एक व्यक्ति की रक्षा इतनी कम दूरी पर अचानक इतनी शक्ति का सामना कर सकती है। हालांकि आर्यन के होंठ अचानक थोड़े ऊपर उठ गए। एक पल में आर्यन का शरीर अचानक सीधा हो गया। यह वही है जो मुझे चाहिए। उसका शरीर सभी हमलावर शक्तियों को निगल सकता था। हालांकि अगर यह लंबी दूरी का हमला होता तो यह केवल शक्ति को निगल सकता था, लेकिन महल स्वामी युन के शरीर की शक्ति को नहीं। अभी अभी गगनपुरी शैतान महल में आर्यन ने भी तौटिए के शरीर के उपयोग को समझने की कोशिश की थी। इसे केवल शरीर को छूकर ही अवशोषित और निगला जा सकता था। जब तक इसे छुआ जाता, चाहे वह तलवार हो या लकड़ी की छड़ी, इसे शक्ति के स्रोत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता। महल स्वामी युन के लंबी दूरी के हमलों ने उसे बहुत परेशान किया। वह उस पल का इंतजार कर रहा था जब महल स्वामी युन का दिमाग ढह जाएगा। उसे देखकर उसने अपनी मुट्ठियां हिलाईं और एक शक्तिशाली बल ऊपर की ओर बढ़ा। आर्यन नहीं हटा, बल्कि इसके बजाय ऊपर की ओर दौड़ा। उसने अपनी छाती सीधी की और महल स्वामी युन की मुट्ठियों को रोका। महल स्वामी युन ने गहरी आवाज में कहा, मर जा। दोनों मुट्ठियां बाहर निकलीं और आर्यन की छाती पर जोर से लगीं। ऐसी शक्ति, ऐसी दूरी, वह निश्चित रूप से मर जाएगा। सभी ने आर्यन को देखा। मुख्य महल के स्वामी ने भौहें चढ़ाई और उसकी इंद्रियां उमड़ पड़ी, आर्यन के पूरे शरीर को घेर लिया। जिस पल उसकी हथेलियां आर्यन को छुईं, आर्यन मुस्कुराया और बोला, मर जा। गुंगु। शक्तिशाली बल सीधे आर्यन के शरीर में घुस गया और तुरंत छोटे काले छेद द्वारा अवशोषित हो गया। उसी समय छोटा काला छेद घूमने लगा, महल स्वामी युन के शरीर से सभी प्रकार की शक्ति को पागलपन की हद तक अवशोषित कर रहा था। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। अंत में महल स्वामी युन धीरे से घुटनों के बल बैठ गया, आर्यन के सामने घुटने टेक दिया। वह खड़ा होना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई ताकत नहीं थी और वह केवल हाँफ सकता था। आर्यन ने अपने मुंह का कोना ऊपर उठाया, मुख्य महल के स्वामी की ओर देखा और दोनों हाथों से महल स्वामी युन का सिर पकड़ा, एक भयंकर मुस्कान के साथ। कड़क, मर जा। क्या आप किसी और हिस्से का अनुवाद या व्याख्या चाहते हैं, या आप इस कहानी में आगे क्या होगा यह जानना चाहेंगे? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3283। एक भयानक ऊर्जा के साथ
आर्यन के दंतयान में छोटा सा काला छेद और तेजी से घूमने लगा और भीतर से चिंगारियां निकलने लगीं। यह शुरुआत में नहीं हुआ था, यहाँ तक कि जब इसने आकाश युद्ध मंडप के शिष्यों को अवशोषित किया था, तब भी काले छेद में कोई बदलाव नहीं आया था। अचानक हुए इस बदलाव ने आर्यन को अकारण ही उत्साहित कर दिया। यह सच है। यदि अवशोषण होता है तो एक विस्फोट भी होगा। मैंने अभी तक एक निश्चित सीमा तक अवशोषण नहीं किया था। आर्यन ने छोटे काले छेद में चमकती चिंगारियों को ध्यान से देखा। वे बहुत ज्यादा नहीं थीं और उनके फटने का कोई संकेत नहीं था। अभी भी पर्याप्त नहीं है। यह वास्तव में पर्याप्त नहीं है। अगला देखते हैं। आर्यन ने प्रधान मंडप के स्वामी की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, अगला। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन वह पूरे चौक में गूंज रही थी। जिस क्षण आर्यन ने मंडप के स्वामी युन को मारा, उसने उसकी सारी साधना प्राप्त कर ली थी। आर्यन की वर्तमान साधना अब निर्मम क्षेत्र में नहीं थी, बल्कि रहस्यमय राजा क्षेत्र में थी, जहां तक मंडप के स्वामी पहुंचे थे। रहस्यमय राजा की शक्ति ने शून्य को तोड़ दिया। जैसे ही आर्यन की आवाज निकली, कई मंडप स्वामी चौंक गए। रहस्यमय राजा की ऊर्जा। कैसे 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 यह रहस्यमय राजा क्षेत्र की शक्ति हो सकती है? वह कौन है? वह जुआन नगर में केवल ईथर उद्घाटन क्षेत्र में था। एक दिन से भी कम समय में उसकी साधना रहस्यमय राजा क्षेत्र तक पहुंच गई है। यह असंभव है। सभी चौंक गए थे। इस समय प्रधान मंडप के स्वामी ने कांपती हुई आवाज में कहा, सर्वोच्च दिव्य निधि, सर्वोच्च दिव्य निधि, क्या यह एक सर्वोच्च दिव्य निधि की शक्ति है? अत्यधिक मजबूत रक्षा शक्ति को अवशोषित करने के बाद आप तुरंत साधना प्राप्त कर सकते हैं। अरहत जुआन लिंग और मंडप के स्वामी युन का बिना कुछ कहे जमीन पर घुटने टेकने का कारण यह है कि उनकी प्राण ऊर्जा सूख गई है और उनके पास शक्ति का एक निशान भी नहीं बचा है। यह प्रधान मंडप के स्वामी की आंखें तेज थीं। हालांकि वह देख नहीं पा रहा था, उसकी आंखें सीधे आर्यन पर टिकी थीं और उसने कहा, क्या यह है? सभी ने आर्यन की ओर देखा। जुआन के भी आर्यन की ओर देख रहा था। क्या यह है? कोई नहीं जानता था। आर्यन मुस्कुराया और बिना किसी झिझक के उसने कहा, हाँ। एक विचार के साथ उसने अपने नन्हा नटखट को देखा और बड़बड़ाता रहा, दादी, मुझे दादी खानी है, मुझे दादी खानी है। वह अभी भी बहुत कमजोर था। उसमें जरा भी ताकत नहीं थी। लेकिन शुरुआत की तुलना में वह थोड़ा ठीक हो गया था। उसे अपनी ताकत वापस पाने के लिए भोजन की जरूरत थी। भोजन के बिना उसकी रिकवरी बहुत धीमी होगी। इसके अलावा बड़ी मात्रा में खपत के बाद दूध की भरपाई के लिए एक विशेष ऊर्जा की जरूरत थी। लेकिन अब तक आर्यन को अभी भी नहीं पता था कि नटखट की दादी क्या थी। क्या यह दूध था या कुछ खास था? नटखट थोड़ा ठीक हो गया, लेकिन आर्यन का दिल अभी भी दुख रहा था जब उसने उसे इतना कमजोर देखा। उसने मन ही मन सोचा, थोड़ा और सह लो। जब मैं यहाँ काम खत्म कर लूंगा तो तुम्हारे लिए कुछ खाने को ढूंढूंगा। थोड़ी देर बाद आर्यन ने एक बार फिर भारी स्वर में कहा, और कौन? धमाका। जैसे ही उसने बात पूरी की, चारों अरहद ने उसे घेर लिया। उसी समय दूसरा मंडप स्वामी गायब हो गया। मंडप स्वामी यिन। जो मंडप स्वामी गायब हो गया था, वह विष मंडप का मंडप स्वामी था। उसके अचानक गायब होने से सभी ने आर्यन की ओर देखा और वे ठंडी मुस्कान नहीं रोक पाए। क्या तुम उन्हें एक साथ निगल सकते हो? झर कहाँ है?
मंडप स्वामी यिन का जहर किसी को भी मार देगा जो इसे छुएगा। यहाँ तक कि एक चरम गहन राजा विशेषज्ञ भी इसे सहन नहीं कर पाएगा। बच्चे, बस अपनी मौत का इंतजार करो। जुआन के ने जोर से याद दिलाया, अब और अवशोषित मत करो, उसका हमला जहर है। जुआन के को बात पूरी करने का मौका दिए बिना हवा में एक आवाज गूंजी, बहुत देर हो चुकी है। हाँ हाँ हाँ। जिस क्षण पहला अरहद मरा, मेरा जहर शुरू हो गया। तुम पहले से ही मेरी जहर की धुंध में हो, बस तुम्हें खुद पता नहीं है। जहर का उपयोग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात एक शब्द थी, कपटी। यह इतना कपटी होना चाहिए कि लोगों को पता भी न चले कि उन्हें कब जहर दिया गया है। फिर से यह क्रूर था। कोई भी जिंदा नहीं बचा। इन्हीं दो बातों के कारण मंडप स्वामी यिन जुआन मंडप का मंडप स्वामी बन सका। उसकी जहर तकनीकें भी बेहद कपटी और शानदार थीं, और जो हर वह बनाता था वह भी असाधारण रूप से कपटी और क्रूर था। इसने लोगों को अनजाने में जहर दे दिया। जैसे ही उसने बात पूरी की, जुआन मंडप के बुजुर्ग और मंडप स्वामी और भी उत्साहित हो गए। अब तक बुजुर्ग यिन कभी असफल नहीं हुए हैं। यह बच्चा बस मरने का इंतजार कर रहा है। जहर पहले ही निकल चुका है। वह बच्चा केवल तभी अवशोषित कर सकता है जब वह शारीरिक संपर्क में आए। जब तक वह पास नहीं आता, वह केवल हवा में जहरीली धुंध को लगातार अवशोषित कर सकता है। वह जल्द ही मर जाएगा। हाँ हाँ हाँ। सभी उत्साहित थे। केवल महान मंडप स्वामी ही आर्यन के साथ हो रही हर चीज को ध्यान से देख रहा था। वह अपने दिल में बेहद उत्साहित था, क्योंकि उसे 100% यकीन था कि आर्यन के पास एक सर्वोच्च दिव्य निधि थी। जहर। आर्यन भी थोड़ा चौंक गया और उसका दिल कस गया। क्या यह स्वादिष्ट है? पृथ्वी पर ताओती की किंवदंती थी कि वह सब कुछ खाता था। हालांकि क्या वह जहर खा सकता था? आर्यन को अपने दिल में ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन वह पहले से ही जहरीली गैस में था और उसे जहर के कोई लक्षण महसूस नहीं हुए थे। यह शायद इसलिए था क्योंकि मंडप स्वामी यिन ने अभी तक कटाई शुरू नहीं की थी। मंडप स्वामी यिन ने ठहाका लगाया, तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि यह स्वादिष्ट है या नहीं। अचानक मंडप स्वामी यिन की भौहें तन गईं और उसकी आस्तीन में शक्ति कांपने लगी। उसके शरीर से एक लाल बत्ती चमक उठी। फुफ फुफ। 4 बार खून उगलने की आवाज आई। अरहद जुआन लिंग ने एक बड़ा मुंह काला खून उगला और उसी समय काले खून से शुद्ध शक्ति रक्त की एक बूंद निकली। रक्त की बूंद के भीतर एक छोटा कीड़ा चल रहा था। मंडप स्वामी यिन ने कपटी स्वर में कहा, भले ही तुम शक्ति को अवशोषित कर सको, तुम केवल उन चारों की शक्ति को अवशोषित करोगे। चलो देखते हैं कि तुम्हारा शारीरिक शरीर कितना मजबूत है। पिछला अध्याय। अगला अध्याय, धमाका। स्वर्ग रक्त रेशम कीट हर। सभी की अभिव्यक्ति बुरी तरह बदल गई। चारों अरहद जुआन लिंग पहले ही जमीन पर गिर चुके थे, उनके शरीर सड़ रहे थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे कैसे मरे। यह जहर बेहद कपटी था। 4 जहरीले कीड़ों को विकसित करने के लिए एक अरहद जुआन लिंग के शरीर का उपयोग करना और फिर उसे जहर देने के लिए जहरीले कीड़ों द्वारा अवशोषित गहन ऊर्जा का उपयोग करना। भले ही आर्यन इसे अवशोषित कर सके, वह खुद इसे अवशोषित नहीं कर पाएगा। जहर देने वाला हमेशा बेहद कपटी होता था। यह अकल्पनीय था। मंडप स्वामी यिन, क्या तुम बहुत क्रूर नहीं हो? वह एक अरहद जुआन लिंग है। तुमने उसे कब जहर दिया? क्या हमारे शरीर पर भी वे जहरीले कीड़े हैं? सभी के चेहरों पर डर था
और उनमें से कई कांपते हुए कुछ कदम पीछे हट गए। मंडप स्वामी यिन कपटी स्वर में हंसा, जो महान कार्य करते हैं वे छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करते। अरहत जुआन लिंग की मृत्यु एक सर्वोच्च सम्मान होगा। उसकी आवाज उदास थी। मंडप स्वामी यिन की आंखों का कोना कपटी हो गया क्योंकि उसने अपनी 5 उंगलियों से 4 जहरीले कीड़ों को नियंत्रित किया। 4 जहरीले कीड़े आर्यन के चारों ओर तैरने लगे। आर्यन ने चारों जहरीले कीड़ों को देखा, वे जहरीले कीड़े जो मनुष्यों द्वारा परिष्कृत किए गए थे। मंडप स्वामी यिन कपटी स्वर में हंसा, क्या तुम उन्हें अवशोषित नहीं कर सकते? अगर तुम में हिम्मत है तो इन 4 जहरीले कीड़ों को खाओ। यह स्पष्ट था कि चारों जहरीले कीड़ों में अतुलनीय रूप से जहरीला जहर था। खाने की बात तो छोड़ो, उन्हें छूने से भी मौत हो जाती। सभी ने आर्यन की ओर घूर कर देखा। खाओ। आर्यन के मुंह का कोना पीछे हट गया क्योंकि उसने अपना हाथ घुमाया और चारों जहरीले कीड़ों को पकड़ लिया। यह भी इसी समय था। उसकी हथेली सड़ने लगी। कितना मजबूत जहर है। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3284। एक जहरीला निवाला। यह स्पष्ट रूप से जहरीला था, फिर भी आर्यन उसे खाना चाहता था। क्या उसे मौत का डर नहीं था, या वह बहुत लंबे समय से जीकर थक गया था? और तो और जिस पल आर्यन ने उस जहरीले कीड़े को पकड़ा, उसकी हथेली पहले ही सड़ने लगी थी और वह उसे इसी तरह अपने मुंह में ठूंस रहा था। अगर वह पागल नहीं था तो भी वह एक मंदबुद्धि था। जब मंडप प्रमुख यिन ने देखा कि आर्यन की हथेली सड़ रही है तो वह तुरंत जोर से हंसा। हा हा हा। बस इंतजार करो कि तुम्हारा पूरा शरीर सड़ जाए और तुम मर जाओ। कोई भी रक्त आत्मा विष का विरोध नहीं कर सकता। पहले एक जहरीला कीड़ा लगाओ, रक्तसार को सोखकर कुछ सालों तक उसका पोषण करो। फिर रक्त ऊर्जा को छोड़ो, आभा को हवा में फैलने दो और जहरीले कीड़े को जगाओ। हर गूढ़ आत्मा अरहद अखंड हृदय में है। यह क्षेत्र जहरीले कीड़ों को पालने के लिए सबसे अच्छा है और अखंड हृदय जहरीले कीड़ों के लिए सबसे अच्छा पात्र है। मंडप प्रमुख यिन ने धीरे धीरे कहा। मंडप प्रमुखों के चेहरे बदल गए। पहले वे नहीं सोचते थे कि जहर कुछ खास है, लेकिन अब उन्हें लगा कि मंडप प्रमुख यिन बहुत खतरनाक है। उन्हें नहीं पता था कि उसके शरीर में कोई जहरीला कीड़ा है या नहीं, इसलिए भविष्य में उससे निपटने में उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। मानव शरीर जहर को पालने के लिए सबसे अच्छी जगह थी, खासकर इस तरह के जहरीले कीड़े। क्या यह चाल बहुत कपटी नहीं है? महामंडप प्रमुख 4 गूढ़ आत्मा अरहत का जीवन। कुछ मंडप प्रमुख असंतुष्ट दिखे। महामंडप प्रमुख ने बाधित किया, जब तक हम उसके शरीर पर सर्वोच्च दिव्य खजाना प्राप्त कर सकते हैं, हम जितने चाहें उतने लोगों का बलिदान कर सकते हैं। कुछ लोग तुरंत चुप हो गए। मंडप प्रमुख यिन और भी बेलगाम हो गया। जैसे ही उसने आर्यन को जहरीले कीड़े को निगलते देखा, उसके मुंह का कोना सड़ने लगा और वह और भी संतुष्टि से हंसा। हा हा हा। मौत को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। छोटे कूड़े मेरे सामने, तुम केवल मौत का इंतजार कर सकते हो। मौत का मजाक। यह देखकर कि आर्यन के गाल सड़ रहे थे, कई मंडप प्रमुखों ने लंबी राहत की सांस ली। आर्यन के जीवित रहने की कोई संभावना नहीं बची थी। अहंकारी बने रहो। जब तक यह तुम्हारे शरीर को नहीं छूता, तुम कुछ नहीं कर सकते। वह जल्द ही मरने वाला है ना? हाँ हाँ हाँ। देखते हैं कि वह अब भी इतना अहंकारी कैसे हो सकता है। कई लोगों ने उपहास किया। महामंडप प्रमुख ने तिरस्कारपूर्वक कहा, सर्वोच्च दिव्य खजाना सौंप दो
और मैं उससे तुम्हारे जीवन को बख्शने के लिए कहूंगा। बच्चे, तुम्हारे पास जीने के लिए केवल आधा मिनट है। उसके बाद भले ही तुम्हारे पास एंटीडोट हो, वह बेकार होगा। मंडप प्रमुख यिन ने एक छोटी बोतल निकालने का नाटक किया और कहा, सर्वोच्च दिव्य खजाना सौंप दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। आर्यन को देखकर जुआन के को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना है। जुआन यू ने सीधे कहा, आर्यन भाई, उन्हें दे दो, नहीं तो तुम मर जाओगे। जैसे ही चारों जहरीले कीड़े उसके पेट में गए, आर्यन को लगा जैसे उसके मुंह से गले तक आग जल रही हो। जहां भी वे गए, उसका शरीर सड़ने लगा। इन चारों जहरीले कीड़ों की शक्ति काफी भयंकर थी। हालांकि आर्यन ने कोई डर नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने उपहास किया और कहा, तुम्हारे जीवन का आधा मिनट। मंडप प्रमुख यिन ने कहा, केवल 20 सेकंड बचे हैं। जल्दी करो और सौंप दो। आर्यन ने कहा, क्या 20 सेकंड काफी हैं? किसके लिए काफी हैं? मंडप प्रमुख यिन थोड़ा स्तब्ध रह गई। उसे नहीं पता था कि आर्यन किससे बात कर रहा था। उसके शरीर में एक छोटी सी आवाज गूंजी, काफी है। नेजा का रहस्य। तुम जानते हो कि यह एक जहरीला कीड़ा है, फिर भी तुम उसे खाना चाहते हो। क्या आर्यन इतना मूर्ख था? बेशक नहीं। जैसे ही 4 जहरीले कीड़े दिखाई दिए, नेजा की आवाज अचानक गूंजी, अच्छी चीज, मैं खाना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ, पिताजी, मैं खाना चाहता हूँ, मुझे दे दो। जहरीले कीड़े? नेजा पागल था। आर्यन ने कहा, क्या यह चीज खाई जा सकती है? नेजा ने कहा, हाँ, यह मेरे लिए अब एक बहुत बढ़िया टॉनिक है। जल्दी करो और खाओ, मैं खाना चाहता हूँ। बिना किसी हिचकिचाहट के आर्यन ने चारों जहरीले कीड़ों को पकड़ा और उन्हें अपने मुंह में डाल लिया। उसका मुंह और गला लगातार सड़ता रहा और उसके आंतरिक अंग भी तेजी से सड़ रहे थे। जैसा कि मंडप प्रमुख यिन ने कहा था, उसके पास अपने शरीर के पूरी तरह से सड़ने से पहले 20 सेकंड से भी कम समय बचा था। उस समय कोई भी उसे बचा नहीं पाएगा। हालांकि नेजा केवल वही चीजें खा सकता था जिन्हें आर्यन ने सोख लिया था। 4 जहरीले कीड़े खाने के बाद आर्यन के शरीर में बहुत असहजता महसूस हुई। महामंडप प्रमुख ने आर्यन को घूरते हुए भारी आवाज में कहा, अभी भी 10 सेकंड बाकी हैं। वह चीज सौंप दो। सौंप दो। मंडप प्रमुख यिन ने भी भारी आवाज में कहा, बच्चे, अगर तुम सड़कर मरना नहीं चाहते तो उसे सौंप दो। आर्यन के चेहरे पर अब भी हल्की मुस्कान थी और उसने कुछ नहीं कहा। उसने महामंडप प्रमुख की धमकी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जैसे उसने सुना ही न हो। 5 सेकंड। केवल 5 सेकंड बाकी हैं। मंडप प्रमुख यिन ने फिर से भारी आवाज में कहा। इस क्षण आर्यन का पूरा शरीर सड़ रहा था, जैसे उसके शरीर में आग का गोला जल रहा हो। उसके शरीर की त्वचा और मांस जैसे गिरना ही वाला था और वह बेहद बदसूरत लग रहा था। लेकिन आर्यन के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। वह बस इतना ही शांत था। 3 सेकंड। तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। 2 सेकंड। छोटे कूड़े, तुम मरने वाले हो, मंडप प्रमुख यिन ने गहरी आवाज में कहा। जुआन यू चिल्लाया, आर्यन भाई। जब समय समाप्त हो गया, सड़न पहले ही अस्थि मज्जा तक पहुंच चुकी थी। जमीन पर पड़े रहस्यमय आत्मा अरहद की तरह केवल एक लाश बची थी और हड्डियां भी काली थीं। लेकिन आर्यन नहीं गिरा। एक गहन साधना के साथ क्या वह लंबे समय तक टिक सकता था? मंडप प्रमुख यिन थोड़ा हैरान था, यह क्या हो रहा है? आर्यन न केवल नहीं गिरा,
बल्कि उसके शरीर की त्वचा और मांस तेजी से ठीक हो रहे थे और अपनी चमक वापस पा रहे थे, और सड़न बेहद तेजी से ठीक हो रही थी। वह ठीक हो गया। उसके हाथ, उसके शरीर पर का मांस। क्या यह जहर निकल गया है? इस तरह के रक्त आत्मा विष का कोई एंटीडोट नहीं है। भले ही कोई एंटीडोट हो, जहर पहले ही अस्थि मज्जा तक पहुंच चुका है। यह सब क्या हो रहा है? आर्यन के शरीर में परिवर्तन महसूस करते हुए मंडप प्रमुख यिन का चेहरा डर से भर गया था, और उसकी आवाज कांप रही थी, नहीं नहीं, असंभव, बिल्कुल असंभव। कोई भी रक्त आत्मा विष का इलाज नहीं कर सकता। इस तरह के जहर का कोई एंटीडोट नहीं है। इस दुनिया में यहाँ तक कि एक गूढ़ शरीर भी इस तरह के जहर का विरोध नहीं कर सकता। बच्चे, तुम किस तरह के राक्षस हो? भयानक लड़ाई। उसके पूरे शरीर को जहर से सड़ने में 30 सेकंड लगे। हालांकि विषहरण से लेकर ठीक होने तक आर्यन को केवल 10 सेकंड लगे। हफ। बहुत आरामदायक। ही। पिताजी, मैं ठीक हो गया हूं। अभी पिताजी को किसने डांटा था? मैं आपके लिए बदला लेना चाहता हूं। नेजा उछल रहा था, बिल्कुल भी थका नहीं था और असामान्य रूप से ऊर्जावान था। तुम जहरीले कीड़े खा सकते हो? आर्यन ने उलझन में पूछा। नेजा ने कहा, ऐसा नहीं है। ये 4 जहरीले कीड़े 4 लोगों के रक्तसार का उपयोग करके पाले गए थे, इसलिए वे मेरे लिए एक बहुत बढ़िया टॉनिक हैं। बहुत आरामदायक, उसने एक बार फिर उत्साहपूर्वक कहा। आर्यन उदास था। इस क्षण मंडप प्रमुख यिन बेहद नाखुश और क्रोधित था। उसने गंभीरता से कहा, मुझे विश्वास नहीं होता। धमाका। वह पागल हो गया। ठीक इसी क्षण उसकी भौहों का केंद्र अचानक खुल गया। एक कीड़ा राजा उसके शरीर से बाहर निकला। उसका शरीर भी एक पात्र था जो सबसे मजबूत जहरीले कीड़ों को पाल रहा था। हुक। अपने शरीर को तेजी से बढ़ाते हुए वह सीधे आर्यन के सामने पहुंच गया। कूड़े, जाकर मर जा। कितना बेतुका, नेजा गुस्से से चिल्लाया, तुमने मेरे पिताजी को कूड़ा कहा? मर। जैसे ही उसने समाप्त किया, नेजा की शक्ति बढ़ गई। मंडप प्रमुख यिन के करीब आने का इंतजार किए बिना आर्यन उछल पड़ा और मुक्का मारा, सीधे कीड़ा राजा के शरीर पर लगा। धमाका। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं या कुछ और लिखूं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3285। एक जहरीला निवाला। यह स्पष्ट रूप से जहरीला था, फिर भी आर्यन उसे खाना चाहता था। क्या उसे मौत का डर नहीं था, या वह बहुत लंबे समय से जीकर थक गया था? और तो और, जिस पल आर्यन ने उस जहरीले कीड़े को पकड़ा, उसकी हथेली पहले ही सड़ने लगी थी और वह उसे इसी तरह अपने मुंह में ठूस रहा था। अगर वह पागल नहीं था, तो भी वह एक मंदबुद्धि था। जब मंडप प्रमुख यिन ने देखा कि आर्यन की हथेली सड़ रही है, तो वह तुरंत जोर से हंसा, हा हा हा। बस इंतजार करो कि तुम्हारा पूरा शरीर सड़ जाए और तुम मर जाओ। कोई भी रक्त आत्मा विष का विरोध नहीं कर सकता। पहले एक जहरीला कीड़ा लगाओ, रक्तसार को सोखकर कुछ सालों तक उसका पोषण करो। फिर रक्त ऊर्जा को छोड़ो, आभा को हवा में फैलने दो और जहरीले कीड़े को जगाओ। हर गूढ़ आत्मा अरहद अखंड हृदय में है। यह क्षेत्र जहरीले कीड़ों को पालने के लिए सबसे अच्छा है, और अखंड हृदय जहरीले कीड़ों के लिए सबसे अच्छा पात्र है। मंडप प्रमुख यिन ने धीरे धीरे कहा। मंडप प्रमुखों के चेहरे बदल गए। पहले वे नहीं सोचते थे कि जहर कुछ खास है, लेकिन अब
उन्हें लगा कि मंडप प्रमुख यिन बहुत खतरनाक है। उन्हें नहीं पता था कि उसके शरीर में कोई जहरीला कीड़ा है या नहीं, इसलिए भविष्य में उससे निपटने में उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। मानव शरीर जहर को पालने के लिए सबसे अच्छी जगह थी, खासकर इस तरह के जहरीले कीड़े। क्या यह चाल बहुत कपटी नहीं है? महामंडप प्रमुख, 4 गूढ़ आत्मा अरहत का जीवन। कुछ मंडप प्रमुख असंतुष्ट दिखे। महामंडप प्रमुख ने बाधित किया, जब तक हम उसके शरीर पर सर्वोच्च दिव्य खजाना प्राप्त कर सकते हैं, हम जितने चाहें उतने लोगों का बलिदान कर सकते हैं। कुछ लोग तुरंत चुप हो गए। मंडप प्रमुख यिन और भी बेलगाम हो गया। जैसे ही उसने आर्यन को जहरीले कीड़े को निगलते देखा, उसके मुंह का कोना सड़ने लगा और वह और भी संतुष्टि से हंसा, हा हा हा। मौत को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। छोटे कूड़े, मेरे सामने तुम केवल मौत का इंतजार कर सकते हो। मौत का मजाक। यह देखकर कि आर्यन के गाल सड़ रहे थे, कई मंडप प्रमुखों ने लंबी राहत की सांस ली। आर्यन के जीवित रहने की कोई संभावना नहीं बची थी। अहंकारी बने रहो। जब तक यह तुम्हारे शरीर को नहीं छूता, तुम कुछ नहीं कर सकते। वह जल्द ही मरने वाला है ना? हाँ हाँ हाँ। देखते हैं कि वह अब भी इतना अहंकारी कैसे हो सकता है। कई लोगों ने उपहास किया। महामंडप प्रमुख ने तिरस्कारपूर्वक कहा, सर्वोच्च दिव्य खजाना सौंप दो और मैं उससे तुम्हारे जीवन को बख्शने के लिए कहूंगा। बच्चे, तुम्हारे पास जीने के लिए केवल आधा मिनट है। उसके बाद भले ही तुम्हारे पास एंटीडोट हो, वह बेकार होगा। मंडप प्रमुख यिन ने एक छोटी बोतल निकालने का नाटक किया और कहा, सर्वोच्च दिव्य खजाना सौंप दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। आर्यन को देखकर जुआन के को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना है। जुआन यू ने सीधे कहा, आर्यन भाई, उन्हें दे दो, नहीं तो तुम मर जाओगे। जैसे ही चारों जहरीले कीड़े उसके पेट में गए, आर्यन को लगा जैसे उसके मुंह से गले तक आग जल रही हो। जहां भी वे गए, उसका शरीर सड़ने लगा। इन चारों जहरीले कीड़ों की शक्ति काफी भयंकर थी। हालांकि आर्यन ने कोई डर नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने उपहास किया और कहा, तुम्हारे जीवन का आधा मिनट। मंडप प्रमुख यिन ने कहा, केवल 20 सेकंड बचे हैं। जल्दी करो और सौंप दो। आर्यन ने कहा, क्या 20 सेकंड काफी हैं? किसके लिए काफी हैं? मंडप प्रमुख यिन थोड़ा स्तब्ध रह गई। उसे नहीं पता था कि आर्यन किससे बात कर रहा था। उसके शरीर में एक छोटी सी आवाज गूंजी, काफी है। नेजा का रहस्य। तुम जानते हो कि यह एक जहरीला कीड़ा है, फिर भी तुम उसे खाना चाहते हो। क्या आर्यन इतना मूर्ख था? बेशक नहीं। जैसे ही 4 जहरीले कीड़े दिखाई दिए, नेजा की आवाज अचानक गूंजी, अच्छी चीज, मैं खाना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ, पिताजी, मैं खाना चाहता हूँ, मुझे दे दो। जहरीले कीड़े? नेजा पागल था। आर्यन ने कहा, क्या यह चीज खाई जा सकती है? नेजा ने कहा, हाँ, यह मेरे लिए अब एक बहुत बढ़िया टॉनिक है। जल्दी करो और खाओ, मैं खाना चाहता हूँ। बिना किसी हिचकिचाहट के आर्यन ने चारों जहरीले कीड़ों को पकड़ा और उन्हें अपने मुंह में डाल लिया। उसका मुंह और गला लगातार सड़ता रहा और उसके आंतरिक अंग भी तेजी से सड़ रहे थे। जैसा कि मंडप प्रमुख यिन ने कहा था, उसके पास अपने शरीर के पूरी तरह से सड़ने से पहले 20 सेकंड से भी कम समय बचा था। उस समय कोई भी उसे बचा नहीं पाएगा। हालांकि नेजा केवल वही चीजें खा सकता था जिन्हें आर्यन ने सोख लिया था। 4 जहरीले कीड़े खाने के बाद आर्यन के शरीर में बहुत असहजता महसूस हुई। महामंडप प्रमुख ने आर्यन को घूरते हुए भारी आवाज में कहा,
अभी भी 10 सेकंड बाकी हैं। वह चीज सौंप दो, सौंप दो। मंडप प्रमुख यिन ने भी भारी आवाज में कहा, बच्चे, अगर तुम सड़कर मरना नहीं चाहते तो उसे सौंप दो। आर्यन के चेहरे पर अब भी हल्की मुस्कान थी और उसने कुछ नहीं कहा। उसने महामंडप प्रमुख की धमकी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जैसे उसने सुना ही न हो। 5 सेकंड, केवल 5 सेकंड बाकी हैं। मंडप प्रमुख यिन ने फिर से भारी आवाज में कहा। इस क्षण आर्यन का पूरा शरीर सड़ रहा था, जैसे उसके शरीर में आग का गोला जल रहा हो। उसके शरीर की त्वचा और मांस जैसे गिरना ही वाला था और वह बेहद बदसूरत लग रहा था। लेकिन आर्यन के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। वह बस इतना ही शांत था। 3 सेकंड, तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। 2 सेकंड, छोटे कूड़े, तुम मरने वाले हो, मंडप प्रमुख यिन ने गहरी आवाज में कहा। जुआन यू चिल्लाया, आर्यन भाई। जब समय समाप्त हो गया, सड़न पहले ही अस्थि मज्जा तक पहुंच चुकी थी। जमीन पर पड़े रहस्यमय आत्मा अरहद की तरह केवल एक लाश बची थी और हड्डियां भी काली थीं। लेकिन आर्यन नहीं गिरा। एक गहन साधना के साथ क्या वह लंबे समय तक टिक सकता था? मंडप प्रमुख यिन थोड़ा हैरान था, यह क्या हो रहा है? आर्यन न केवल नहीं गिरा, बल्कि उसके शरीर की त्वचा और मांस तेजी से ठीक हो रहे थे और अपनी चमक वापस पा रहे थे, और सड़न बेहद तेजी से ठीक हो रही थी। वह ठीक हो गया। उसके हाथ, उसके शरीर पर का मांस, क्या यह जहर निकल गया है? इस तरह के रक्त आत्मा विष का कोई एंटीडोट नहीं है। भले ही कोई एंटीडोट हो, जहर पहले ही अस्थि मज्जा तक पहुंच चुका है। यह सब क्या हो रहा है? आर्यन के शरीर में परिवर्तन महसूस करते हुए मंडप प्रमुख यिन का चेहरा डर से भर गया था और उसकी आवाज कांप रही थी, नहीं नहीं, असंभव, बिल्कुल असंभव। कोई भी रक्त आत्मा विष का इलाज नहीं कर सकता। इस तरह के जहर का कोई एंटीडोट नहीं है। इस दुनिया में यहाँ तक कि एक गूढ़ शरीर भी इस तरह के जहर का विरोध नहीं कर सकता। बच्चे, तुम किस तरह के राक्षस हो? भयानक लड़ाई। उसके पूरे शरीर को जहर से सड़ने में 30 सेकंड लगे। हालांकि विषहरण से लेकर ठीक होने तक आर्यन को केवल 10 सेकंड लगे। हफ, बहुत आरामदायक। ही, पिताजी, मैं ठीक हो गया हूं। अभी पिताजी को किसने डांटा था? मैं आपके लिए बदला लेना चाहता हूं। नेजा उछल रहा था, बिल्कुल भी थका नहीं था और असामान्य रूप से ऊर्जावान था। तुम जहरीले कीड़े खा सकते हो? आर्यन ने उलझन में पूछा। नेजा ने कहा, ऐसा नहीं है। ये 4 जहरीले कीड़े 4 लोगों के रक्तसार का उपयोग करके पाले गए थे, इसलिए वे मेरे लिए एक बहुत बढ़िया टॉनिक हैं। बहुत आरामदायक, उसने एक बार फिर उत्साहपूर्वक कहा। आर्यन उदास था। इस क्षण मंडप प्रमुख यिन बेहद नाखुश और क्रोधित था। उसने गंभीरता से कहा, मुझे विश्वास नहीं होता। धमाका। वह पागल हो गया। ठीक इसी क्षण उसकी भौहों का केंद्र अचानक खुल गया। एक कीड़ा राजा उसके शरीर से बाहर निकला। उसका शरीर भी एक पात्र था जो सबसे मजबूत जहरीले कीड़ों को पाल रहा था। हुक, अपने शरीर को तेजी से बढ़ाते हुए वह सीधे आर्यन के सामने पहुंच गया। कूड़े, जाकर मर जा। कितना बेतुका, नेजा गुस्से से चिल्लाया, तुमने मेरे पिताजी को कूड़ा कहा? मर। जैसे ही उसने समाप्त किया, नेजा की शक्ति बढ़ गई। मंडप प्रमुख यिन के करीब आने का इंतजार किए बिना आर्यन उछल पड़ा और मुक्का मारा, सीधे कीड़ा राजा के शरीर पर लगा। धमाका।
क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं या कुछ और लिखूं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। एपिसोड 3286। वाह, यह तो वाकई एक रोमांचक दृश्य है। अब इसे हिंदी उपन्यास शैली में ढालते हैं, सभी चीनी नामों को उनके स्थायी हिंदी अनुवादों के साथ। महाविनाश का तांडव। ब्रह्मांड में हर प्रकार के शक्तिशाली लोग थे। कुछ में योद्धा नहीं थे, न ही साधक, फिर भी वे ऐसे अस्त्र विकसित कर सकते थे जो साधकों से निपटने और उन्हें कुचलने में सक्षम थे। कई तकनीकी लोग तो सर्वोच्च लोग माने जाते थे, जिनकी महाशक्तिशाली तकनीकी क्षमता बड़े बड़े साधकों को भी धूल चटा देती थी। आर्यन के सिर के ऊपर मंडराता वह विशालकाय चक्र, जो एक महाकाय युद्धपोत जैसा दिख रहा था, क्या वह किसी उन्नत तकनीक का चमत्कार था या सच में कोई अद्वितीय दिव्य रत्न? आर्यन नहीं जानता था। उसे तो बस एक ही सवाल की परवाह थी, क्या यह चीज फट सकती है? अभी उसे नहीं पता था, लेकिन जल्द ही पता चल जाएगा। बहादुर पहले ही ऊपर उड़ चुका था। वह तोटी के शरीर को दबा सकता था, पर बहादुर को नहीं। क्या इसका मतलब यह था कि कमल जेड पेंडेंट का स्तर तोटी के शरीर से भी ऊपर था, या फिर यह उसका अपना रक्तसार था? धमाका। बच्चे, तुम अब हिल नहीं सकते। और थोड़ी देर और तुम्हारा शरीर एक महाशक्तिशाली धातु से कैद हो जाएगा। तुम हमेशा के लिए उसमें सील हो जाओगे। बेहतर होगा कि तुम अभी सर्वोच्च खजाना सौंप दो, नहीं तो तुम उस राक्षस में बदल जाओगे, प्रधान मंडप स्वामी ने धीमी क्रूर आवाज में कहा। यह महसूस करते हुए कि आर्यन बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था और प्रकाश की किरण भी प्राप्त नहीं कर पा रहा था, अन्य मंडप स्वामियों ने राहत की सांस ली। हाँ हाँ हाँ, तुम भी यह रखते हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम कमाल हो? बच्चे, ऐसे ही घमंड करते रहो। घमंडी अब क्यों नहीं हो घमंडी? उन सबने बेरहमी से अपनी भड़ास निकाली। आर्यन के होठों पर मुस्कान फैली और वह बोला, तुम्हें सर्वोच्च दिव्य खजाना चाहिए? आओ और खुद ले लो, तुम अंधे लोगों का झुंड। अंधे शब्द उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। प्रधान मंडप स्वामी ने मुट्ठी भींच ली और भारी आवाज में कहा, दबाए जाने के बाद भी तुम इतने घमंडी हो। देखते हैं तुम कब तक घमंड कर सकते हो। धमाका। दोनों मुट्ठियां कांपी। प्रधान मंडप स्वामी के शरीर के चारों ओर धमाका हुआ। फिर हवा में दो सुनहरी मुट्ठी की परछाइयां दिखाई दीं। प्रधान मंडप स्वामी ने अपनी मुट्ठी बढ़ाई। धमाका। सुनहरी मुट्ठी सीधे आर्यन के पेट से टकराई। फटक। उसका पेट जल उठा और आर्यन के पेट पर एक मुट्ठी का निशान एक दाग की तरह छप गया। जब तोटी का शरीर दबा हुआ था,
आर्यन उस मुक्के को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाया, जिससे उसके मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा। यह फिर भी इसलिए था क्योंकि उसकी साधना श्वान किंग रियल्म तक पहुंच गई थी, नहीं तो यह मुक्का सीधे उसकी जान ले लेता। धमाका! एक और मुक्का बरसा। उसकी छाती धंस गई और हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दी। आर्यन ने एक और मुंह खून थूक दिया। प्रधान मंडप स्वामी की आंखें क्रूर हो गईं और उसने कहा, करो करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने महान हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो चाहो कर सकते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने 2 जीवन मंडप स्वामी को मार डाला? यह श्वान मंडप है। यह मेरा क्षेत्र है। तुम्हें मेरे क्षेत्र में इतना घमंडी होने का कोई अधिकार नहीं है। उसकी आवाज क्रोध से भरी थी। यह दबाव से भरी थी और यह भारी पड़ रही थी। कई मंडप स्वामी अंदर ही अंदर कांप उठे। प्रधान मंडप स्वामी के लिए उनके दिलों में डर भर गया। प्रधान मंडप स्वामी केवल अपनी शक्तिशाली साधना के कारण ही नहीं था, बल्कि अपनी नीतियों के कारण भी। अपने मुंह के कोने से खून टपकते हुए आर्यन ने उदासी से कहा, तो क्या हुआ अगर यह तुम्हारा क्षेत्र है? अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे अभी मार डालो। अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें जीवन भर वह चीज कभी नहीं मिलेगी। हाँ हाँ हाँ। आर्यन उन्मादी होकर हंसा। हालांकि वह बेहद चिंतित था। अभी अभी लगे 2 मुक्कों ने उसकी केवल 1/3 एचपी ही छोड़ी थी। अगर एक और मुक्का पड़ा तो वह मर जाएगा। वह अपने दिल में आग्रह किए बिना नहीं रह सका, बहादुर कैसा है? बहादुर ने कहा, मैं अभी अभी अंदर आया हूं। यह बहुत अजीब है। मैंने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। यह एक विशाल भूल भुलैया की तरह है। पिता, मुझे वे रेखाएं नहीं दिख रही हैं जिनका आपने जिक्र किया था। बहादुर भी उतना ही चिंतित था। आर्यन ने कहा, मेरे पास समय नहीं है। उसकी चिंता मत करो। पहले अंदर का विनाश करते हैं। अगर प्रधान मंडप स्वामी ने फिर से मुक्का मारा तो वह मर जाएगा। जैसे ही उसके शरीर पर बंधने वाली शक्ति हटाई जाएगी, प्रधान मंडप स्वामी की शक्ति आर्यन का कुछ नहीं कर पाएगी। सबसे महत्वपूर्ण वह प्रतिबंध था। बहादुर ने तुरंत कहा, मैं समझ गया। तत्काल बहादुर ने पागलों की तरह विनाश करना शुरू कर दिया। प्रधान मंडप स्वामी ने एक कदम आगे बढ़ाया और आर्यन के सामने भारी पड़ा। उसने उदासी से कहा, बच्चे, अगर तुम मर गए तो सर्वोच्च दिव्य खजाना गायब हो जाएगा। क्या तुम इस लोक के बारे में नहीं सोचते? इसके अलावा, जैसे ही तुम चीज सौंप दोगे, मैं तुम्हें निश्चित रूप से जीवित रहने दूंगा। अगर तुम्हें वे दोनों महिलाएं पसंद हैं तो मैं उन्हें भी तुम्हें दे दूंगा। चीज सौंप दो। उसने दांत पीसते हुए कहा। यह देखा जा सकता था कि प्रधान मंडप स्वामी अपना धैर्य खोने वाला था। उसकी आंखें अंधी हो गई थीं। अरहद श्वान लिंग मर चुका था, 2 मंडप स्वामी मर चुके थे और श्वान मार्शल मंडप के सभी शिष्य मर चुके थे। ये सब श्वान मंडप के लिए अतुलनीय रूप से भारी झटके थे। इस युग में जहां शक्तिशाली कमजोरों का शिकार करते थे, श्वान मंडप के भारी नुकसान की खबर फैलने पर एक दिन के भीतर मून गॉड संप्रदाय उन्हें मार डालेगा और इस जगह को निगल जाएगा। उस समय इस दुनिया में कोई श्वान मंडप नहीं रहेगा। जैसे ही उन्हें सर्वोच्च दिव्य खजाना मिल जाएगा, श्वान मंडप किसी भी शक्ति से नहीं डरेगा, यहाँ तक कि अगर दिव्य संप्रदाय हमला करे तो भी नहीं। आर्यन ने प्रधान मंडप स्वामी की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं 3 साल का बच्चा हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? प्रधान मंडप स्वामी ने कहा, तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा?
आर्यन ने कहा, बहुत सरल, पहले उन दोनों को जाने दो। प्रधान मंडप स्वामी की आंखें काली पड़ गईं और उसने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोच रहे हो? धमाका। उसकी आकृति धुंधली हुई और तुरंत श्वान यू के सामने प्रकट हुई। उसने उसके लंबे बाल पकड़े और फिर से चलायमान हुआ। वापस लौटकर श्वान यू को बेरहमी से पकड़ लिया। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर तुम इसे नहीं निकालते तो वह मर जाएगी। प्रधान मंडप स्वामी के शरीर पर लपटें जल रही थीं। उसके माथे पर नसें उभर आईं। श्वान यू चिल्लाई, क्यों ए? श्वान यू दर्द में थी, लेकिन वह सह गई। उसने आर्यन की ओर देखा, बड़े भाई आर्यन, मेरी चिंता मत करो। मैं वैसे भी जीना नहीं चाहती। धम्म। एक जबरदस्त खींच के साथ श्वान यू जमीन पर धड़ाम से गिरी। उसने आर्यन को घूर कर देखा और गहरी आवाज में कहा, चीज सौंप दो। श्वान यू का शरीर जमीन से उछला और उसने एक मुंह खून थूक दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। आर्यन की आंखें काली पड़ गईं और उसने मुट्ठी भींच ली। दबाने वाली प्रकाश किरण थोड़ी हिल गई। प्रधान मंडप स्वामी ने आर्यन के क्रोध को महसूस किया। चीज सौंप दो और तुम सब जीवित रहोगे। आखिरी मौका। जैसे ही उसने बात की, प्रधान मंडप स्वामी के हाथ में एक लंबी तलवार प्रकट हुई और उसने उसे अपने पैरों के नीचे श्वान यू की ओर इशारा किया। उसकी आंखों में हत्यारा इरादा था। अगर आर्यन ने चीज नहीं सौंपी तो वह सचमुच मार देगा। आर्यन घबरा गया और बोला, बहादुर। बहादुर पागलों की तरह हमला कर रहा था। वह मनमानी कर रहा था। जब उसने आर्यन की चीख सुनी तो उसने और तेजी से विनाश किया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और उसके सिर के ऊपर का बड़ा चक्र लगातार चटकता रहा। यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप चाहते हैं कि मैं आगे की कहानी भी इसी तरह से लिखूं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3287। पिछला अध्याय, अगला अध्याय। धमाका। एक गर्जना के साथ आर्यन के गालों पर एक के बाद एक ताऊटी के शल्क उभर आए। उसकी मुट्ठी दैत्य शल्कों से ढकी थी। उसने अपनी मुट्ठी भींची और आर्यन का कसा हुआ शरीर अचानक से बिजली की गति से आगे बढ़ा। एक मुक्का महामंडपाध्यक्ष के चेहरे की ओर चला। उलाला। शून्य में दरार पड़ गई। मुक्के के नीचे काले छेद बन गए। महामंडपाध्यक्ष की प्रतिक्रिया बिजली से भी तेज थी। उसने अपनी तलवार के एक वार से सीधे आर्यन के मुक्के पर प्रहार किया और अपने शरीर को हल्का सा छूकर तेजी से पीछे हट गया। पिछला अध्याय, अगला अध्याय। धमाका। लंबी तलवार चूर चूर होकर बिखर गई। आर्यन की आंखें क्रूर हो गईं। हटो। उसके पीछे एक काली धुंध छा गई और उसका पूरा शरीर पल भर में बाहर निकला। उसने आगे की ओर मुक्का मारा। महामंडपाध्यक्ष ने आर्यन के मुक्के के संपर्क में आने की हिम्मत नहीं की और एक बार फिर पीछे हट गया। पिछला अध्याय, अगला अध्याय। धमाका। आर्यन ने फिर पीछा किया। पिछला अध्याय, अगला अध्याय। धमाका। दोनों की आकृतियां लगातार बदल रही थीं। उन्हें स्पष्ट रूप से देख पाना असंभव था। महामंडपाध्यक्ष पागलों की तरह पीछे हट रहा था और आर्यन पागलों की तरह उसका पीछा कर रहा था। आर्यन की खेती केवल गहन राजा के पहले चरण में थी, लेकिन महामंडपाध्यक्ष की खेती गहन राजा क्षेत्र के शिखर पर थी। ताऊटी के शरीर की शक्ति और गति के बावजूद क्षेत्र हमेशा सब कुछ था। सहायक शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह स्तर जितना महत्वपूर्ण नहीं थी।
यही कारण था कि आर्यन हमेशा महामंडपाध्यक्ष को पकड़ने के करीब था। तुम मुझे सिर्फ अपनी वजह से मारना चाहते हो? तुम मुझे पकड़ भी नहीं सकते, तुम मुझे कैसे मारोगे? महामंडपाध्यक्ष ने उपहास किया। जब तक वह आर्यन के शरीर के संपर्क में नहीं आता, जब तक वह उससे सीधा टकराव नहीं करता, तब तक वह अजय रहेगा। इसके अलावा अगर ऐसा ही चलता रहा तो आर्यन निश्चित रूप से थककर मर जाएगा। अगर वह मरा भी नहीं तो उसकी गहन ऊर्जा खत्म हो जाएगी और उस समय जीत फिर भी उसकी होगी। केवल अचानक आर्यन अचानक रुक गया। वे दोनों हवा में खड़े थे। महामंडपाध्यक्ष ने तिरस्कार से कहा, छोटे कचरे, अब पीछा क्यों नहीं कर रहे हो? आर्यन ने कहा, तुम सही हो, मैं तुम्हें पकड़ नहीं पा रहा हूं। महामंडपाध्यक्ष मुस्कुराया और बोला, क्या तुम खुद को जानते हो? आर्यन ने कहा, मैं तुम्हें इसलिए नहीं पकड़ पा रहा था क्योंकि तुम्हारा खेती का स्तर मुझसे ज्यादा है। महामंडपाध्यक्ष ने कहा, तुम बहुत प्रबुद्ध हो। आर्यन ने कहा, तो मैं पहले स्तर बढ़ाऊंगा। स्तर बढ़ाना क्या बकवास है? महामंडपाध्यक्ष को स्तर बढ़ाने का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने देखा कि आर्यन की नज़र मंडपाध्यक्षों में से एक पर टिकी है, तो उसकी आंखें काली पड़ गईं और उसने तुरंत चिल्लाया, मंडपाध्यक्ष वांग, बिखर जाओ। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। धमाका! आर्यन नीचे की ओर गोता लगाया और एक उल्कापिंड की तरह नीचे गिरा। उसकी गति गहन राजा क्षेत्र के शिखर पर मौजूद महामंडपाध्यक्ष को शायद पकड़ नहीं सकती थी, लेकिन अन्य मंडपाध्यक्ष उसकी जितनी तेज नहीं थे। धमाका! एक जोरदार धमाके के साथ आर्यन ने मंडपाध्यक्ष वांग की दोनों भुजाओं को पकड़ लिया। मंडपाध्यक्ष वांग की आंखें काली पड़ गईं क्योंकि उसने आर्यन को घूरना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में दहशत थी और वह अभी तक प्रतिक्रिया नहीं कर पाया था। यह भी इसी क्षण हुआ। आर्यन के दांते के अंदर का छोटा भंवर घूमने लगा और उसी समय उसने तेजी से अवशोषण करना शुरू कर दिया। बस कुछ ही सेकंड में मंडपाध्यक्ष वांग आर्यन के सामने घुटनों के बल बैठ गया और आर्यन ने अपनी हथेली से वार किया। डिंग! खिलाड़ी आर्यन को मंडपाध्यक्ष वांग को मारने के लिए बधाई। क्या आप इसे अवशोषित करना चाहते हैं? अवशोषित करो। डिंग! खिलाड़ी आर्यन को स्तर बढ़ाने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर गहन राजा का तीसरा चरण। स्तर बढ़ाने के लिए लोगों को मारना। जब तक वह अपने से उच्च स्तर के किसी व्यक्ति को मार सकता था, उसे तुरंत दूसरे पक्ष की खेती मिल जाती थी। यह सबसे असामान्य खेल प्रणाली थी। गहन राजा का तीसरा चरण। आर्यन ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं, उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान थी, जैसे मौत का देवता, काफी नहीं। पिछला अध्याय, अगला अध्याय। धमाका! अपने शरीर के एक हरकत के साथ वह एक बार फिर काली धुंध के गोले में बदल गया और दूसरे मंडपाध्यक्ष के सामने उतरा। वह क्रूरता से हंसा, मर जा। गरज! डिंग! खिलाड़ी आर्यन को मारने के लिए बधाई। डिंग! खिलाड़ी आर्यन को स्तर बढ़ाने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर गहन राजा का चौथा चरण। जारी रखो। वह एक विकृत पागल की तरह था। आर्यन जरा भी नहीं रुका। उच्च स्तर। मेरे लिए कुछ मिनट रुको और तुम्हारा स्तर मेरा हो जाएगा। मूल गहन राजा के पहले चरण से केवल 2 मिनट के भीतर आर्यन की खेती पहले ही गहन राजा के छठे चरण तक पहुंच चुकी थी। उनके बीच का अंतर 8 स्तरों से घटकर 3 हो गया था। यह गति, इसे अब तेज नहीं कहा जा सकता था, ऐसा लग रहा था जैसे वह उड़ रहा हो। आर्यन ने पहले कभी ऐसी स्तर बढ़ाने की गति का अनुभव नहीं किया था, यह बस बहुत शानदार था।
यह हत्या स्तर बढ़ाने की प्रणाली मेरे लिए ही बनाई गई है। मुझे कहना होगा, इस प्रणाली के डिजाइनर में कुछ दिमाग है। हाँ हाँ हाँ, आर्यन उत्साहित था। उसने पहले कभी इस प्रणाली को इतना पसंद नहीं किया था जितना अब करता था। पहले बर्बर प्रणाली, आदिम प्रणाली और अन्य प्रणालियां सभी बहुत शक्तिशाली थीं, लेकिन उनमें से कोई भी इस प्रणाली से तुलना नहीं कर सकती थी। पहले स्तर बढ़ाने के लिए अनुभव बिंदुओं के संचय की आवश्यकता होती थी और स्तर बढ़ाने के लिए 1 अरब से अधिक या यहां तक कि अरबों अनुभव बिंदुओं की आवश्यकता होती थी। यह बहुत मुश्किल था, लेकिन अब यह मुख्य रूप से अपने से उच्च स्तर के लोगों को मारना और तुरंत उन्हें अवशोषित करना था। वह खुश कैसे न होता। शुरुआत से ही आर्यन ने केवल उन लोगों को मारा था जो उसके स्तर से ऊपर थे। ज्यादा से ज्यादा वह कुछ वस्तुएं गिरा देता था। अब अगर उसने कुछ नहीं गिराया तो कोई बात नहीं, उसे जो चाहिए था वह एक स्तर था। वह अपना पवित्र कलाकृति परिष्कृत और गढ़ सकता था। दैवीय गोलियों के लिए भी यही सच था। जब तक वह स्तर बढ़ाने की परेशानी से खुद को बचा सकता था, तब तक कोई भी समस्या बड़ी नहीं होगी। इसके अलावा जब तक वह रहस्यवादी सम्राट को मारता था, वह अपनी खेती प्राप्त कर लेगा और पूरे तियान वंश को उसके पैरों तले कुचल दिया जाएगा। पहले उसे पूरे तियान वंश से निपटना पड़ता था। अभी उसे केवल रहस्यवादी सम्राट से अकेले निपटना होगा। उसे खत्म करना पूरे तियान वंश को खत्म करने के बराबर था। पिछला अध्याय, अगला अध्याय। धमाका। अंतिम पुराने मंडपाध्यक्ष गिर गए। आर्यन ने एक बार फिर स्तर बढ़ाया। गेहन राजा का 7वां चरण। उसके और महामंडपाध्यक्ष के बीच का अंतर केवल 2 स्तरों का था। आर्यन के लिए, जिसके पास ताओटी का शरीर था, 2 स्तर अब कोई समस्या नहीं थी। इसके अलावा न केवल उसका स्तर बढ़ा था, आर्यन के दांते के अंदर का छोटा काला छेद भी लौ में बदलने लगा था। यह ठीक वैसे ही था जैसे खेल में रौद्र ऊर्जा पूरी तरह से भर जाती है। यह उस बिंदु तक पहुंच गया था जहां इसे छोड़ा जा सकता था। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया और हवा में तैरने लगा। उसने महामंडपाध्यक्ष को घूरते हुए गंभीरता से कहा, तुम ही अकेले बचे हो। महामंडपाध्यक्ष का शरीर थोड़ा कांपा। यह वह सर्वोच्च दिव्य खजाना है जो तुम्हें मिला है। इतने कम समय में उसने सीधे गहन राजा क्षेत्र के 7वें चरण को तोड़ दिया था। यह एक मिथक से भी ज्यादा पौराणिक था। आर्यन के मुंह का कोना ऊपर उठ गया और उसने कहा, हाँ, क्या तुम इसे चाहते हो? महामंडपाध्यक्ष की आंखें क्रूर हो गईं क्योंकि उसका शरीर थोड़ा सिकुड़ गया। तुरंत उसका शरीर अचानक पीछे हट गया। अभी उसकी खेती का कोई फायदा नहीं था। अगर वह भागा नहीं तो वह केवल आर्यन द्वारा मारा जाएगा। इसके अलावा उसने बड़े डिस्क का नियंत्रण खो दिया था और अब उसे नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था। केवल एक ही विकल्प था, भागो। तुम अभी भी भागना चाहते हो? आर्यन की आंखें ठंडी पड़ गईं और उसने उपहास किया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भाग सकते हो? पिछला अध्याय, अगला अध्याय। धमाका। काली धुंध चमक उठी। आर्यन पल भर में महामंडपाध्यक्ष के सामने आ गया और क्रूरता से हंसा, मैंने अभी कहा था कि मैं पहले स्तर बढ़ाऊंगा। अब जब मैंने स्तर बढ़ा लिया है, क्या तुम अभी भी भाग सकते हो? जैसे ही उसने समाप्त किया, आर्यन ने महामंडपाध्यक्ष की ओर मुक्का मारा। महामंडपाध्यक्ष की आंखें काली पड़ गईं क्योंकि उसने अपनी बाहों को अपनी छाती की रक्षा के लिए पार कर लिया। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों।
एपिसोड 3288 से 3289। यह रही आपकी कहानी उपन्यास शैली में। भनभनाहट। जैसे ही मुट्ठी जमीन पर गिरी, शक्ति पटाखों की तरह फट पड़ी। प्रमुख मंडप स्वामी भारी मन से पीछे हटे, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं लगी। जैसे ही उन्होंने आर्यन की मुट्ठी की शक्ति महसूस की, उनका हृदय थोड़ा कांप उठा। कोई निगलने वाली शक्ति नहीं है। आर्यन को भी अजीब लगा। ताओटी शरीर हर समय निगल रहा था। जैसे ही वे उसे छूते, वे निगल लिए जाते। परंतु पंच से न केवल प्रमुख मंडप स्वामी को चोट नहीं लगी, बल्कि ताओटी की निगलने वाली शक्ति बाहर क्यों नहीं आई? क्या रास्ता टूट गया है? आर्यन हैरान था। ताओटी के शरीर के बारे में उसकी समझ पर्याप्त नहीं थी। इस समय वह केवल इतना जानता था कि वह लगातार निगल सकता है और कभी भी निगलना बंद नहीं कर सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तलवार या कृपाण उसके शरीर पर वार करता है, वह फिर भी उसे निगल सकता है। लेकिन अब वह निगल नहीं रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि ताओटी के शरीर की निगलने की क्षमता केवल निष्क्रिय रूप से ही ट्रिगर हो सकती है? आप इसे स्वयं ट्रिगर नहीं कर सकते, आर्यन ने मन ही मन सोचा। यह सही नहीं है। जब मैंने अभी उन मंडप स्वामियों को मारा, तो मैंने पहल करके हमला किया था। यह क्यों? प्रमुख मंडप स्वामी भी नहीं जानते थे क्यों। जब उन्हें आर्यन की मुट्ठी से मारा गया, तो उन्होंने सोचा कि आर्यन उन्हें अन्य मंडप स्वामियों की तरह निगल लेगा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। प्रमुख मंडप स्वामी ने उत्तेजित होकर कहा, क्या यह खराब हो गया है? इस क्षण प्रमुख मंडप स्वामी ने अपना दिल मजबूत किया। अगर यह वास्तव में विफल हो जाता है, तो यह एक अवसर है। खतरा से ही भाग्य आता है। भागने से समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर वह इस छोटे से अवसर को पकड़ सके, तो सब कुछ अभी भी उसका होगा। धमाका। प्रमुख मंडप स्वामी ने अपनी मुट्ठियां हिलाईं। भनभनाहट भनभनाहट। एक सुनहरा हथेली का निशान दिखाई दिया। प्रमुख मंडप स्वामी ने दुष्टता से कहा, स्वर्ण मुष्टि। आह! एक चरम जुआन किंग की शक्ति पागलों की तरह फट पड़ी। मुट्ठी का निशान बड़ा होता गया और आर्यन पर केंद्रित हो गया। दोनों मुट्ठियों ने आगे की ओर वार किया। इस बार यह लंबी दूरी का हमला नहीं था, बल्कि सीधा हमला था। उनके दूर के हमले पर्याप्त मजबूत नहीं थे। आर्यन को समझ नहीं आया कि ताओटी का शरीर क्यों नहीं निगल रहा था, और उसके पास इसे समझने का समय नहीं था। प्रमुख मंडप स्वामी को पास आते देख वह उनसे सीधे मिला। उसकी दोनों मुट्ठियां चलीं और वे सीधे टकराईं। उसकी मुट्ठियों पर भूरे रंग के तराजू देखे जा सकते थे। धमाका, धमाका, धमाका। चार मुट्ठियां टकराईं और आकाश ने एक दर्दनाक कराह दी। शून्य में अनगिनत दरारें दिखाई दीं। आर्यन विस्फोटक रूप से बाहर निकला। प्रमुख मंडप स्वामी के साथ भी ऐसा ही हुआ। यह चाल बराबर थी और कोई भी भाग नहीं पाया। हालांकि प्रमुख मंडप स्वामी के लिए वह पहले से ही ऊपरी हाथ में थे, क्योंकि आर्यन की निगलने वाली शक्ति अब नहीं थी। यह मुक्का सिर्फ एक परीक्षण था, उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। तुम्हारी निगलने वाली शक्ति चली गई है ना? हाँ हाँ हाँ। प्रमुख मंडप स्वामी उत्तेजित होकर हंसे और कहा, इस जगह को निगले बिना तुम कुछ भी नहीं हो। मेरे सामने तुम सिर्फ एक बेकार चीज हो। तुम फिर से मेरे पिता का अपमान कर रहे हो। तुम मौत को बुला रहे हो, रूबी चिल्लाई। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाली थी, आर्यन चिल्लाया, इस आदमी को मुझ पर छोड़ दो। रूबी गुस्से में एक तरफ खड़ी हो गई। आर्यन ने कहा,
अगर मैं किसी भी शक्ति का उपयोग नहीं करता तब भी मैं तुम्हें मार सकता हूं। भनभनाहट। उसका शरीर नीचे धंस गया और उसकी आंखें ताओटी की आंखों में बदल गईं। उसके शरीर पर अतुलनीय रूप से मोटे पशु तराजू दिखाई दिए और ताओटी की शक्ति का आभा फैल गया। प्रमुख मंडप स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही तुम्हारा शारीरिक शरीर बहुत मजबूत हो, जुआन शरीर से भी बढ़कर तुम्हारी शक्ति फिर भी पर्याप्त नहीं है। उसकी आवाज गहरी हो गई। प्रमुख मंडप स्वामी का शरीर विस्फोटक रूप से बाहर निकला, एक सुनहरी बिजली के बोल्ट की तरह। उसका पूरा शरीर एक स्वर्ण शरीर में बदल गया। इसी तरह उसका शारीरिक शरीर भी जुआन शरीर के चरम पर था, एक स्वर्ण शरीर। अतिरक्षा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी शक्ति असामान्य रूप से सघन थी और वह अपने शारीरिक शरीर की शक्ति को अपनी साधना के दायरे में पूरी तरह से एकीकृत कर सकता था। एक बार फिर 4 मुट्ठियां टकराईं। भनभनाहट। सुनहरी रोशनी चारों दिशाओं में फैल गई। आर्यन का शरीर थोड़ा नीचे धंस गया और वह सैकड़ों मीटर पीछे हट गया। प्रमुख मंडप स्वामी केवल 1 दर्जन कदम पीछे हटे। वह अब ऊपरी हाथ में थे। हाँ। सभी सर्वोच्च दिव्य खजाने इतने भयानक नहीं होते, उनमें सभी में कमजोरियां होती हैं। तुमने इतने सारे लोगों को निगल लिया है, अब तुमने अपनी कमजोरी प्रकट कर दी है ना? हाँ। बच्चे, अब मेरी बारी है तुम्हारी जान लेने की। प्रमुख मंडप स्वामी की आंखें दुष्ट हो गईं। आर्यन को सांस लेने का मौका दिए बिना उसके कदम गड़गड़ाहट की तरह थे और वह तेजी से आगे बढ़ा। सुनहरी मुट्ठियां आर्यन पर बमबारी करने लगीं। उसने आर्यन को कोई मौका नहीं दिया। आर्यन का दिल कसकर बंद था। वह लगातार पलटवार कर रहा था और लगातार सोच भी रहा था, ताओटी की निगलने वाली शक्ति अचानक क्यों गायब हो गई? कोई कारण नहीं था। ताओटी के शरीर की सबसे मजबूत शक्ति निगलना थी और बाकी बहुत मजबूत नहीं थे। प्रमुख मंडप स्वामी की शक्तिशाली बमबारी का सामना करते हुए आर्यन केवल मुश्किल से ही निपट पा रहा था। यह भी इसलिए था क्योंकि उसके शारीरिक शरीर की रक्षा इतनी मजबूत थी कि वह कुछ मुक्के झेल सकता था। हालांकि उसे दूसरों द्वारा कुचले जाने की भावना पसंद नहीं थी। समस्या कहाँ है? आर्यन ने ध्यान से देखा। अंततः यह देखकर कि दांतियन में छोटा काला छेद अब काम नहीं कर रहा था, वह बस लगातार जल रहा था। क्या यह समस्या है? शुरू से ही छोटा काला छेद घूम रहा था और फिर लगातार ऊर्जा निगल रहा था, लेकिन अब वह घूम नहीं रहा था और वह ऊर्जा नहीं निगल रहा था। क्या इसका मतलब यह था कि ऊर्जा भर गई थी? क्या तुम्हारा यही मतलब है? आर्यन थोड़ा सा दुष्ट हो गया। उसने ज्यादा परवाह नहीं की, विचार छोटे काले छेद में प्रवेश कर गया और आदेश दिया, विस्फोट। गरज। आर्यन के शरीर के भीतर से एक विस्फोटक ध्वनि आई। फिर एक अत्यंत मजबूत शक्ति बाहर निकली, सीधे स्वर्ण शरीर के प्रमुख मंडप स्वामी को उड़ा दिया। भनभनाहट। यह भी इसी क्षण हुआ। आर्यन का पूरा शरीर आग से जलने लगा। गुस्सा। यह खेल में रौद्र ऊर्जा के विस्फोट के प्रभाव के समान ही था। उसका पूरा शरीर जल रहा था। आग की लपटों ने आर्यन को घेर लिया। मुट्ठियां कसते हुए आर्यन ने अनंत शक्ति महसूस की। यदि निगलना है तो एक विस्फोट होगा। मैं समझा। छोटा काला छेद लगातार निगल रहा है और अपनी शक्ति को भी लगातार भर रहा है। अब जब यह भर गया है तो यह विस्फोट करने का समय है। यह सब समझने के बाद आर्यन के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठ गया। उड़कर दूर जा रहे प्रमुख मंडप स्वामी को घूरते हुए उसने कहा, कमीने, अब मेरी बारी है।
एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को बधाई। आपने महान मंडप स्वामी को मार गिराया है। क्या आप इस क्षेत्र को अवशोषित करना चाहेंगे? हाँ महाराज। बेशक। आर्यन तुरंत हरकत में आया। लोगों को मारकर स्तर बढ़ाना, यह स्वाभाविक था कि उसे अवशोषित करना ही था। भला वह इसे बर्बाद कैसे कर सकता था? डिंग। खिलाड़ी आर्यन को बधाई। आपने स्तर बढ़ा लिया है। वर्तमान स्तर गहन सम्राट का 9वां ग्रेड। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को ज्वाला सार स्रोत प्राप्त करने के लिए बधाई। सिस्टम की बीप समाप्त हो गई। आर्यन चौंक गया और बिना सोचे समझे शाप दिया, धिक्कार है, बस ऐसी ही चीज गिरी। क्या तुम थोड़े और उदार नहीं हो सकते? हत्या प्रणाली के लिए वस्तुओं को गिराना मुश्किल है, लेकिन इसे तुम्हारे लिए इतना मुश्किल मत बनाओ। किसी से निपटना आसान नहीं है, आर्यन ने कड़वाहट से कहा। हत्या प्रणाली की ड्रॉप दर को कम नहीं, बल्कि अत्यंत दुर्लभ बताया जा सकता था। आकाश मार्शल मंडप से लेकर यहां तक गहन आत्मा अरहद कुछ भी नहीं गिरा। 8 महान मंडप स्वामी भी कुछ नहीं गिरा। अब गहन मंडप का सबसे शक्तिशाली बॉस महान मंडप स्वामी ने भी केवल एक ही वस्तु गिराई। ड्रॉप दर कितनी कम थी? यह इतनी कम थी कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते। पहले क्रोधित होना बहुत अच्छा था और सिस्टम से सभी प्रकार के विशेष पुरस्कार मिलते थे, लेकिन अब एक बाल भी नहीं गिरा था। आर्यन को मरने की इच्छा हो रही थी। सिस्टम, तुम पहले ही एक हत्या प्रणाली बन चुके हो, तुम्हारी ड्रॉप दर क्यों नहीं बढ़ी? आर्यन अपने दिल में उदास महसूस कर रहा था। शायद यह सिस्टम डिजाइनर सिस्टम को संतुलित कर रहा है। पहले सिस्टम लोगों को मारकर अनुभव प्राप्त करता था। स्तर बढ़ाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन ड्रॉप दर बहुत अधिक थी। आम तौर पर एक शक्तिशाली बॉस बहुत कुछ गिराता था। अब जब उसने लोगों को मारकर स्तर बढ़ाया था, तो स्तर बढ़ाना और तोड़ना बहुत सरल हो गया था और ड्रॉप दर कम हो गई थी। चूंकि तुमने मुझे सिस्टम दिया है, तो तुम्हें मुझे कानूनविहीन होने देना चाहिए, है ना? यह तो बहुत अच्छा है। अगर मैं डिजाइनर होता, तो मैं निश्चित रूप से सिस्टम को एक असामान्य स्तर पर डिजाइन करता। एक ही वार में 99 स्तर उपकरण चारों ओर बिखरे पड़े होते। यह तो बहुत अच्छा होता। आर्यन ने कुछ शिकायतें की। फिर उसने महान मंडप स्वामी द्वारा गिराई गई एकमात्र चीज, ज्वाला सार स्रोत को देखा। एक ज्वलंत लाल पत्थर। यह अग्नि क्रिस्टल पत्थर के समान था और वह बता नहीं सकता था कि इसका क्या उपयोग था। हालांकि जैसे ही उसने इसे अपने हाथ में लिया, आर्यन ने एक बहुत मजबूत लौ शक्ति महसूस की। यह ज्वालाओं के पूर्वज की तरह था और यह किसी भी लौ को मजबूत बना सकता था। अग्नि तत्व। आर्यन ने सिस्टम इंटरफेस पर प्रश्न चिन्हों की श्रृंखला को देखा और थोड़ा चौंक गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं पाताल के सम्राट को तोड़कर और पाताल अग्नि को अवशोषित करने के बाद एक उच्च क्षेत्र में प्रवेश कर सकता हूँ। पाताल अग्नि भव्य विश्व की एक प्राचीन विरासत थी। इसे तोड़ने के लिए सभी प्रकार की शक्तिशाली लौ ऊर्जा को अवशोषित करने की आवश्यकता थी। देवताओं के गोधूली काल के कालकोठरी में पाताल अग्नि ने नरक लावा को अवशोषित कर लिया था और नरक सम्राट क्षेत्र में टूट गई थी। हालांकि तब से पाताल अग्नि अब सामान्य अग्नि ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम नहीं होगी और यह अब पाताल सम्राट क्षेत्र में तोड़ने में सक्षम नहीं होगी। पाताल अग्नि को तोड़ने के लिए उसे उच्चस्तरीय अग्नि तत्वों को खोजने की आवश्यकता होगी। हालांकि आर्यन के हाथ में ज्वाला सार स्रोत एक छोटे क्रिस्टल जैसा लग रहा था, इसमें अनंत मात्रा में अग्नि तत्व थे। लोगों को मारकर स्तर बढ़ाने की ड्रॉप दर अत्यधिक उच्च थी, लेकिन या तो यह गिरा नहीं या इसने कुछ अच्छा गिराया।
हालांकि आर्यन ने अभी तक हत्या प्रणाली के गुणों को पूरी तरह से नहीं समझा था। शुआन के खड़ी हुई और कुछ दूरी पर आर्यन को देखा। आर्यन के बगल में महान मंडप स्वामी के सुनहरे शरीर को मांस के पेस्ट में कुचला हुआ देखकर उसका दिल गुप्त रूप से हिल गया। हालांकि इस समय वह इस बारे में नहीं सोच रही थी कि आर्यन कितना मजबूत था। नहीं, यह उसके शरीर पर सर्वोच्च दिव्य खजाने के बारे में था। वह वास्तव में क्या था? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3290। वह सोच रही थी कि कैसे आर्यन ने उसे बचाया था, शुआन यू को बचाया था, और वह वादा जो उसने आर्यन से किया था, आर्यन के साथ बिस्तर पर जाना, और आर्यन उसे जो भी स्थिति में लेना चाहता था वह उसे ले लेगी। यह सोचकर शुआन के का चेहरा जल गया। वह छिपने के लिए एक छेद खोजना चाहती थी। शुआन यू को नहीं पता था कि शुआन के और आर्यन के बीच किस तरह का समझौता था। यह देखकर कि आर्यन बच गया था, शुआन यू तुरंत आगे दौड़ी और खुशी से कहा, पूर्वज बहुत शक्तिशाली हैं। जब वे बात कर रहे थे वह आर्यन के आलिंगन में कूद पड़ी। इस क्षण नन्ही नेझा की आवाज आई, दादी दादी, मुझे दादी को खाना है। आर्यन का सिर फटने वाला था। इस डर से कि नेझा शुआन यू के आलिंगन में कूदकर कुछ अनुचित कर देगी, उसने अपने दिल में चिल्लाया, मैंने अभी तक इसका आनंद भी नहीं लिया है, गड़बड़ मत करो। उसने शुआन यू को भी धक्का दिया, एक दूरी बनाए रखी और मुस्कुराते हुए कहा, जिस क्षण मैं प्रकट हुआ तुम जानती थी कि मैं तुम्हारा पूर्वज नहीं था। रास्ते भर तुम ही थी जो डर रही थी कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। शुआन यू का चेहरा लाल हो गया, एक ऐसे बच्चे की तरह जिसने कुछ गलत किया हो। उसने अपना सिर झुकाया और कहा, तुम्हें कैसे पता चला? आर्यन ने कहा, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी नींद में बात करने की एक बुरी आदत है? शुआन यू का चेहरा जम गया, फिर वह खिलखिलाकर हंसी और बोली, हे तुमने क्या सुना? इस क्षण बिना आवाज किए शुआन के मुड़ी और चुपके से भागने की कोशिश की। हालांकि आर्यन ने अचानक चिल्लाया, वह कौन है? तुम जाना चाहती हो? तुम जा सकती हो, लेकिन जाने से पहले अपना वादा क्यों नहीं पूरा करती? शुआन के गाल लाल हो गए। वह पहले से ही एक परिपक्व महिला थी, और वह उस तरह की महिला भी थी जिसे कभी सील नहीं किया गया था। आर्यन द्वारा छेड़े जाने के बाद उसका चेहरा इतना लाल था कि रस टपक सकता था। वह वहीं खड़ी रही, यह नहीं जानती थी कि उसे जाना चाहिए या नहीं। यह बेहद अजीब था। शुआन यू ने संदेह से पूछा, क्या आप मेरी मौसी से बात कर रहे हैं? मेरी मौसी ने क्या वादा किया? आर्यन ने एक शरारती मुस्कान दिखाई और कहा, तुम्हारी मौसी ने बहुत कुछ वादा किया, जैसे। शुआन के का चेहरा और भी लाल हो गया। वह अचानक मुड़ी और आर्यन को घूरने लगी, अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। अगर उसने इसे जोर से कहने की हिम्मत की तो वह उससे तब तक लड़ेगी जब तक वह मर न जाए। हालांकि जितना अधिक उसने ऐसा अभिनय किया उतना ही आर्यन ने कहा, उसने कहा कि जब तक मैं उसे बचाऊंगा वह मेरे साथ सोएगी। आह! शुआन के ने एक चीख निकाली और आर्यन की ओर दौड़ी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। शुआन यू दंग रह गई। हालांकि शुआन के आर्यन के सामने दौड़ी, लेकिन इससे पहले कि वह मुक्का मार पाती, आर्यन ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, मैं अब गहन सम्राट क्षेत्र के शिखर पर हूं। तुम मुझे मारना चाहती हो? तुम्हारे पास मुझे मारने के लिए क्या है? आह!
उसने एक तुच्छ लहजे और जलती हुई आंखों से शुआनके को घूरा। शुआनके ने जोरदार संघर्ष किया। वह पहले से ही घायल थी और आर्यन की खेती उससे कहीं अधिक थी, इसलिए वह बिल्कुल भी हिल नहीं पाई। वह केवल आर्यन द्वारा कसकर पकड़ी जा सकती थी। शुआनके की आंखें आग उगल रही थीं जैसे उसने कहा, मुझे जाने दो। आर्यन ने कहा, नहीं, तुम अब मेरी महिला हो। तुमने मेरे साथ सोने का वादा किया था। और भी। शुआनके और भी चीखने लगी। आह आह आह। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था और वह अपनी आवाज से आर्यन की आवाज को ढकना चाहती थी ताकि आसपास कोई सुन न सके। उसे चीखते हुए देखकर आर्यन का शरीर अचानक डूब गया और उसका मुंह अचानक नीचे चला गया। शुआनके ने सोचा कि पत्थर के नीचे क्या हुआ था और उसका मुंह अचानक बंद हो गया। हालांकि उसने बहुत अधिक सोचा। एक दानव का उदय, आर्यन की गाथा। जब बात दुष्टता की आती तो आर्यन एक दानवसा प्रतीत होता। अपने शिकार के सामने वह न तो कभी नरमी बरतता, न ही उसे जाने देता। एक्स्यूएन के जैसी खूबसूरत और अक्खड़ नन, जिसकी आंखों में क्रूरता भरी थी, उसे तो और भी ज्यादा वश में करना जरूरी था। उसे आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता था। एक्स्यूएन के पास कोई और विकल्प न था। उसका शरीर कांप रहा था। वह संघर्ष करना चाहती थी, विरोध करना चाहती थी, पर वह आर्यन के सामने टिक न सकी। वह केवल उसकी दया पर थी। उसका हृदय घृणा से भरा हुआ था। आर्यन के चेहरे पर दुष्ट मुस्कान देखकर वह बस उसे मार डालना चाहती थी। आर्यन उठा, एक्स्यूएन के को छोड़ा और दुष्टता से बोला, भागने की मत सोचो, तुम मेरी हथेली से बच नहीं पाओगी। एक्स्यूएन के ने घृणा से दांत पीसे, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। एक्स्यूएन वायु ने एक्स्यूएन के का सहारा लिया और कहा, मौसी, क्या आपको भी उससे प्यार हो गया है? एक्स्यूएन के एक्स्यूएन वायु ने आर्यन को मुग्ध भाव से देखा और कहा, आर्यन भाई कितने सुंदर हैं। एक्स्यूएन के ने कहा, जल्द ही मैं उसे मार डालूंगी। आर्यन ने अनसुना करने का नाटक किया। इस क्षण चौक के दूसरी ओर बहादुर का पीछा सैकड़ों एक्स्यूएन पवेलियन के शिष्य कर रहे थे, पर उसे जरा भी डर नहीं था, न ही उसने लड़ना जारी रखा। वह चौक पर भागा और गरजा, मेरे स्वामी को छोड़ दो। धमाका। 8 संयुक्त शक्तियों का बल फटा और सर्वोच्च शक्ति का घना प्रभाव 100 शिष्यों को पीछे धकेल दिया। उसका शरीर जमीन पर जोर से गिरा। धमाका। जमीन फट गई और शक्तिशाली बल से हवा कांप उठी। आर्यन बड़बड़ाया, कितनी शक्तिशाली आंतरिक शक्ति है। अगर एक्स्यूएन सिटी में नेजा की मदद न मिलती तो आर्यन बहादुर के हमले को रोक नहीं पाता। दरअसल वह बहादुर को मारकर अपना स्तर बढ़ाना चाहता था, पर उसे उम्मीद न थी कि बहादुर उसे अपना स्वामी मान लेगा। इससे आर्यन उसे मार नहीं सका। इसके अलावा बहादुर ने एक्स्यूएन पवेलियन की परवाह न की और आर्यन को बचाने के लिए दौड़ा, जिससे आर्यन काफी प्रभावित हुआ। आर्यन ने उदासीनता से कहा, बहादुर, मैं ठीक हूं। बहादुर ने आर्यन को देखा, फिर ग्रांड मिस्टिक पैलेस के बाहर की अराजकता को देखा। उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। स्वामी, यह जगह है। आर्यन ने कहा, मैं अब ठीक हूं। एक्स्यूएन वायु ने जोड़ा, आर्यन भाई ने ही सबका ध्यान रखा। आर्यन भाई वाकई कमाल के हैं। सब खत्म? अकेले ही? बहादुर ने अपने चारों ओर पड़े शवों को देखा। वे या तो अर्हद एक्स्यूएन लिंग थे या पैवेलियन मास्टर स्तर के शक्तिशाली योद्धा, फिर भी उन सबका ध्यान आर्यन ने अकेले ही रखा था। वह कितना शक्तिशाली था? यह जानना जरूरी था कि एक्स्यूएन पवेलियन दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक था, और वह ऐसे ही कुचल दिया गया। यह
बहादुर को विश्वास नहीं हुआ। इसी समय एक्सयूएन पवेलियन के शिष्य चौक के चारों कोनों से दौड़ते हुए आए। चौक पर पड़े शवों को देखकर वे सब पागल से हो गए थे, जैसे उनके दिलों का मिथक टूट गया हो। आर्यन ने उसे नजरअंदाज किया। वह इस दुनिया में ज्यादा से ज्यादा एक राहगीर था। आर्यन ने उदासीनता से कहा, चलो चलें। एक बुजुर्ग ने भारी आवाज में कहा, रुको। सभी शिष्य चौंक गए। सभी ने एक साथ आर्यन की ओर देखा। उनकी आंखें गुस्से से भरी थीं। आर्यन ने ठंडी सांस ली और कहा, क्या तुम सब काफी मरे नहीं हो और मरना चाहते हो? बुजुर्ग ने कहा, कमजोर मजबूतों का शिकार होते हैं। यह इस दुनिया में अस्तित्व का नियम है। तुमने एक्सयूएन पवेलियन को नष्ट कर दिया और इन शिष्यों का आत्मविश्वास तोड़ दिया। तुम ऐसे ही नहीं जा सकते। आर्यन ने कहा, अगर मैं जाना चाहूं तो क्या तुम मुझे रोक सकते हो? बहादुर की आभा बढ़ गई और उसने आर्यन को बचाया। बुजुर्ग ने कहा, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप रुकें और एक्सयूएन पवेलियन के महान पैवेलियन मास्टर बने। हालांकि हम सब आपसे नफरत करते हैं, पर केवल आप ही हमारे जीवन की रक्षा कर सकते हैं। अन्यथा 1 महीने से भी कम समय में हमारा एक्सयूएन पवेलियन ढीली रेत का ढेर बन जाएगा और दिव्य संप्रदाय या अन्य शक्तियों द्वारा निगल लिया जाएगा। हम सब मर जाएंगे। मैं आपसे रुकने की विनती करता हूं। और आर्यन हल्का चौंक गया। सभी शिष्य भी चौंक गए। हालांकि कुछ ही सेकंड बाद कुछ शिष्य घुटनों के बल बैठ गए। धप्प धप्प। फिर वे सभी घृणा से भरी आंखों के साथ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। हालांकि वे सब एक बात समझते थे। एक बार जब आर्यन चला गया तो आधे महीने से भी कम समय में कोई एक्सयूएन पवेलियन पर हमला कर देगा। उनके लिए केवल एक ही परिणाम था, मृत्यु। यह तथ्य कि आर्यन 9 पैवेलियन मास्टर्स पर एकाधिकार कर सकता था, इसका मतलब था कि उसकी साधना एक भयानक स्तर तक पहुंच गई थी। कोई भी शक्ति उससे डरती और उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं करती। इसके अलावा आर्यन के पास एक अद्वितीय दिव्य खजाना था, इसलिए कोई भी उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगा। केवल योग्यतम का सम्मान किया जाएगा। मार्शल कलाकारों की दुनिया में जीवित रहने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। घृणा की बात करें तो जीने की इच्छा की तुलना में वह क्या थी? अगर वे अपनी जान भी नहीं बचा सके तो बदला लेने की बात कैसे कर सकते थे? एक्सयूएनके ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, वह सही कह रहा है। अगर आप रुकते हैं तो वे अभी भी जीवित रह सकते हैं। अगर आप चले जाते हैं तो एक्सयूएन पवेलियन निश्चित रूप से ढह जाएगा। आर्यन ने चारों ओर सबको देखा, फिर एक्सयूएनके की ओर देखा। हल्की सांस लेते हुए उसने कहा, सही समय है। मुझे आराम करने के लिए एक जगह चाहिए और तुम्हें ठीक होने के लिए एक जगह चाहिए। हमें एक बहुत बड़े, बहुत नरम बिस्तर की जरूरत होगी। कहे, ठीक है। मैं अभी नहीं जाऊंगा। आप सब अब जा सकते हैं। इसके अलावा जो कोई भी बदला लेना चाहता है वह मेरे पास आ सकता है। मैं किसी को मना नहीं करूंगा, आर्यन ने कहा। एक्सयूएन पवेलियन के पास इस दुनिया के बारे में ढेर सारी जानकारी थी। वह 7 लौ के फूल के लिए यहाँ था। केवल 7 लौ के फूल को ढूंढकर ही वह इस तल से निकलकर अमर मंदिर में लौट सकता था। केवल अमर मंदिर में लौटकर ही उसे आदिम संसार में लौटने का मौका मिलेगा। वह अपनी बाकी जिंदगी यहाँ नहीं रहना चाहता था। यह उसकी दुनिया नहीं थी, न ही यह उसका युद्ध क्षेत्र था। उसकी दुनिया आदिम संसार थी और युद्ध क्षेत्र भी। भीड़ तितर बितर हो गई।
आर्यन ने XUANK को देखा और कहा, आप इस जगह से ज्यादा परिचित हैं। इन दोनों को आराम करने के लिए ले जाओ। XUANK का चेहरा ठंडा पड़ गया। आर्यन ने याद दिलाया, भागने की भी मत सोचना। मैं अब XUAN पवेलियन का राजा हूं। तुम्हारी हर हरकत मेरे नियंत्रण में है। तीनों चले गए। आर्यन ग्रांड मिस्टिक पैलेस में चला गया और कुछ बुजुर्गों को बुलाया। क्या XUAN पवेलियन के पास 7 लौका फूल नाम की कोई चीज है? बुजुर्गों ने सिर हिलाया, कभी नहीं सुना। कभी नहीं सुना। क्या यह कोई आत्मा जड़ी बूटी है या कोई दिव्य कलाकृति? आर्यन निराश था। XUAN पवेलियन इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक था, पर किसी को भी 7 लौका फूल क्या था, यह नहीं पता था। यह मुश्किल होने वाला था। आर्यन को नहीं पता था कि यह कोई आत्मा जड़ी बूटी थी या कोई दिव्य कलाकृति। आर्यन ने एक सांस छोड़ी और कहा, लोगों को जांच करने के लिए भेजो और दुनिया भर से 7 लौके फूल के बारे में जानकारी इकट्ठा करो। साथ ही XUAN पवेलियन की आत्मा जड़ी बूटियों और दिव्य कलाकृतियों पर प्राचीन किताबें खोजो। मैं उन्हें पढ़ना चाहता हूं। बुजुर्ग कार्य करने के लिए चले गए। आर्यन ने XUANK के बारे में सोचा और कहा, अगर XUANK जाना चाहती है तो उसे मत रोको। बस मुझे तुरंत सूचित कर देना। जी महाराज। जाओ। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DKFM और स्टोरी बाय DKFM 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DKFM और स्टोरी बाय DKFM 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके YouTube चैनल स्टोरी बाय DKFN, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और YouTube चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल YouTube चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और YouTube चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको।